डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। आर्यन ने चलना शुरू किया और बाकी तीनों उसकी पीठ को सदमे में घूरते रहे। उन्होंने वास्तव में एल्डर के शब्द सुने और याद रखे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आया कि उन शब्दों का कितना मतलब हो सकता है। चलो, अभी केवल आधे सीनियर्स ही बाहर हुए हैं, अभी भी उनमें से आधे घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें यह पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि उनके मुख्य अड्डे पर कुछ हुआ है। चलो बस उनके मुख्य अड्डे पर जाकर आराम करते हैं और हम आगे की योजना बना सकते हैं, आर्यन ने एक असामान्य रूप से ऊंची आवाज़ में कहा। तीनों काफ़ी हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और आर्यन के पीछे हो लिए। जैसे ही वे चारों चले, एक काली परछाई हिली और विपरीत दिशा में यात्रा करने लगी। वह और कोई नहीं बल्कि दूसरे स्काउट टीम का एक सदस्य था। आर्यन संकरे रास्ते में अपने कदमों पर रुका और पूरी तरह से मुड़ गया। वह उस आकृति की पीठ को देखकर मुस्कुराया जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। आर्यन ने फिर कहा, योजना में बदलाव, हमें मुख्य गुफा के अंदर एक बड़ा जाल बिछाना होगा और फिर एक और छिपने की जगह ढूंढनी होगी। तीनों आर्यन के फैसले से स्पष्ट रूप से भ्रमित थे और उन्होंने एक दूसरे को देखा। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझ पर भरोसा करो, हमारे आराम करने की जानकारी पहले से ही बाकी टीम के पास जा रही है जो अभी भी बाहर है। मैंने वास्तव में वरुण को कमाका था। उसने एक सूचना नेटवर्क बनाने में वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, चलो भेड़ियों के जागने से पहले चलते हैं। हमें अपनी तैयारी जल्द से जल्द करनी होगी, आर्यन ने कहा और सीनियर टीम की मुख्य गुफा की ओर दौड़ने लगा। दर्शक मंच पर हर कोई आर्यन को घूर रहा था, जैसे कि वे उसकी किसी भी हरकत को चूकने से डर रहे हों। उन्होंने वास्तव में अपनी सोच का दायरा बढ़ा दिया था। उन्होंने देखा कि आर्यन ने सबसे आम जालों का उपयोग किया और फिर आधी सीनियर टीम को अकेले ही बाहर कर दिया। ये लड़का बहुत चालाक है, एक एल्डर ने कहा और बाकी लोग सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आर्यन ने वास्तव में जंगल में हर संसाधन का उपयोग किया जैसे कि वे उसके अपने व्यक्तिगत उपकरण हों। उन्हें वास्तव में लगा कि हरीश ने उसका ठीक से उपयोग न करके एक गलती की है। परीक्षण के मैदान में जब आर्यन और अन्य तीन इस बात की योजना बना रहे थे कि बाकी सीनियर टीम के सदस्यों से कैसे निपटा जाए, फ्रेशस के बेस कैंप के पास के जंगल में कुछ बड़ा हुआ। इस स्थिति ने दर्शक मंच पर बैठे सभी दर्शकों का ध्यान आर्यन और उसके समूह से भी हटा दिया। नदी पार करने की जगह से ज्यादा दूर नहीं, सीनियर हमलावर टीम और जूनियर हमलावर टीम दोनों आमने सामने थीं। भले ही जूनियर हमलावर टीम की संख्या सीनियर हमलावर टीम से दोगुनी से भी ज्यादा थी, लेकिन जूनियर टीम एक बड़े नुकसान में थी क्योंकि सीनियर हमलावर टीम में ज्यादा अंतिम चरण के एकोलाइट्स थे। हमसे प्रतियोगिता में इतनी जल्दी मिलकर हमारी किस्मत अच्छी है, शहर के स्वामी के बेटे हरीश। तुम सब क्या सोचते हो? हमलावर टीम के लीडर ने व्यंग्यात्मक तरीके से अपने साथियों को संबोधित किया। मयंक, इतनी जल्दी घमंड मत करो, हमने अभी तक ये जानने के लिए लड़ाई भी नहीं की है कि विजेता कौन है, हरीश ने टीम लीडर के व्यंग्यात्मक तरीके को सुनकर गुस्से में कहा। खैर, तुम लोग खुद को बहुत ज्यादा समझते हो ये सोचकर कि तुम हमें हरा सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी संख्या हमसे ज्यादा है, मयंक, जो सीनियर हमलावर टीम का टीम लीडर था, ने कहा। तुम अति आत्मविश्वासी हो, हरीश ने एक हंसी के साथ जवाब दिया। तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम्हारी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी तुम सोचते हो। हमला, मयंक दहाड़ा, लेकिन न तो उसने और न ही उसके पीछे के साथियों ने कोई हरकत की। जैसे ही हरीश हैरान हो रहा था, तीन आदमी अचानक फ्रेशस टीम के नीचे की जमीन से बाहर निकले और उन्हें असावधान पकड़कर हमला कर दिया। उन्होंने एक ही समय में लोगों का सफाया किया और फ्रेशस टीम के 6 लोगों को खत्म कर दिया। फ्रेशस टीम तुरंत अराजकता में थी। जैसे ही हरीश कुछ आदेश देने और स्थिति को नियंत्रित करने वाला था, मयंक और उसकी टीम ने हरकत की और हमला करना शुरू कर दिया। कहीं से सीनियर टीम के और सदस्य आए और लड़ाई में शामिल हो गए। हरीश पसीना पसीना हो गया जब उसने एक समाधान के बारे में सोचने की कोशिश की। तभी एक सीटी की आवाज़ आई और एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और उसकी पीठ में घुस गया। आह! हरीश दर्द में चीखा। हरीश ने उस दिशा में देखा जहां से तीर आया था और एक नौजवान को सीनियर वर्दी में फ्रेशस पर निशाना साधते और गोली चलाते हुए देखा। हरीश को एहसास हुआ कि जीतना असंभव है। भागो, यही एकमात्र विचार था जो उसके दिमाग में बचा था। फिर एक और तीर उसके पैर में घुस गया। वह नीचे गिर गया और दर्द में चीखने लगा। मयंक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। तब उसने विभिन्न हाथों से मुद्राएं बनाई और जमीन से बहुत सारी लताएं उगीं और हरीश को उसकी जगह पर बांध दिया। तब उसने एक मुस्कान के साथ कहा, हरीश, बेहतर होगा कि तुम अब हार मान लो और गोला सौंप दो। तुम पहले ही हार चुके हो। हरीश ने अपने दांत भींचे और उसकी आंखें अनिच्छा और आक्रोश से भरी थीं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मयंक ने सोचा कि वह अपना टोकन तोड़ने जा रहा है, इसलिए उसने उसे नहीं रोका।
लेकिन हरीश ने चांदी का गोला निकाला और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्मत्त होकर उसमें डालना शुरू कर दिया। मयंक ने अपनी आंखें चौड़ी की और जैसे ही वह एक चाल चलने वाला था, उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। चांदी का गोला कई कणों में फट गया और एक पाउडर में बदल गया। हा 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 हा, अगर मुझे गोले को मिलाने का बोनस नहीं मिल सकता तो किसी को भी नहीं मिल सकता, हरीश ने उन्मत्त होकर कहा और अपना टोकन तोड़ दिया। लानत है, ये कमीना, माधव ने कोसा और फिर अपने बगल वाले से बोला, संकेत दो और सभी टीम के सदस्यों को गुफा में इकट्ठा होने के लिए कहो। सभी सदस्य पीछे हटें। बाकी टीम भी पीछे हटी और सीनियर्स लंबी दूरी के हमलों के साथ धकेलते रहे। जब तक जूनियर टीम के बाकी हमलावर टीम सुरक्षित स्थान पर थे, तब तक केवल 10 सदस्य बचे थे। कुछ क्षणों के बाद स्काउट आखिरकार उन तक पहुंचा और कांपती आवाज में कहा, माधव, मुख्य अड्डे से समझौता हो गया है। रक्षा में सभी 50 सदस्य नीचे हैं। जैसे ही बाकी सदस्यों ने ये खबर सुनी, वे सभी हक्के बक्के रह गए। टीम 1 के स्काउट्स के अनुसार जूनियर टीम के 4 लोगों ने अंधेरी पवन के भेड़ियों के झुंड को हमारे मुख्य अड्डे की ओर लालच दिया और उन्हें पहले से बिछाए गए जाल की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया। 50 सदस्य पहले ही बाहर हो चुके हैं। वास्तव में ये लड़का सैम पहले रैंक का उम्मीदवार है और उसने उन्हें एक संरचना स्थापित करके एक जाल में फंसाकर बाकी शीर्ष 100 को हराया। वह न केवल हाथ से हाथ की लड़ाई में अच्छा है, वह संरचनाओं और तीरंदाजी में भी अच्छा है। इसलिए हरीश ने नेतृत्व की भूमिका ली और फिर सैम को टीम में पूरी तरह से शामिल नहीं किया और उसे बाहर निकाल दिया। वरुण ने जो कहा वह यह है कि हरीश के छोटे चरित्र के साथ वह सैम को यथासंभव बुरा काम देकर नीचे खींचेगा, लेकिन उसने वास्तव में हरीश की बुद्धि को ज्यादा आंक लिया। अब सैम न केवल आज़ाद है बल्कि उसके पास कुछ सहायक भी हैं। वह वास्तव में खतरनाक होगा क्योंकि वह संरचनाएं स्थापित करने और रणनीतियां बनाने में बहुत कुशल है। अगर हम उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ सकते तो वह एक सिरदर्द होगा, ध्रुव ने आह भरते हुए कहा। वह घटिया कमीना, वह एक कचरा के अलावा और कुछ नहीं है जिसे इन तरह के छोटे मोटे जाल और तरकीबों का सहारा लेना पड़ता है। वह एक काय के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही पूरी टीम चुपचाप सोच रही थी कि क्या करें, किसी ने कोसा। जब वे उस दिशा में मुड़े तो उन्होंने देखा कि करण अपने दांत पीस रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं एक टीम का नेतृत्व करूंगा और उसे खत्म कर दूंगा, उसने कहा। मयंक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हम सब पहले फ्रेशर्स के मुख्य अड्डे पर हमला करेंगे और फिर सैम और उसके अनुयायियों से निपटने के लिए वापस जाएंगे। हम पहले ही अपनी आधी से ज्यादा टीम खो चुके हैं, जो इतिहास में पहली बार है। हम और हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। अंडरस्को फ्रेशर्स के मुख्य अड्डे पर लड़ाई शुरू हुई और यह पूरी तरह से एक तरफा थी। भले ही फ्रेशर्स टीम में ज्यादा लोग थे, वे अपनी साधना के आधार की हीनता के कारण पूरी तरह से पराजित हो गए और जल्द ही वे सभी बाहर हो गए और सीनियर टीम को 5 लोगों की कीमत चुकानी पड़ी। सीनियर टीम ने कुछ आराम किया और वे सभी चुप रहे। कोई भी खुश नहीं था क्योंकि उन्होंने कुल 60 लोग खो दिए थे और यह एक स्पष्ट अपमान था और यह सब 4 फ्रेशर्स के कारण था। 40 लोगों की बची हुई सीनियर टीम धीरे धीरे और सावधानी से यात्रा करती रही जब तक कि वे अपने मुख्य अड्डे की गुफा से पहले खुले मैदानों की ओर जाने वाले संकरे रास्ते पर नहीं आ गए। जल्द ही समूह धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा और सावधानी से उसमें प्रवेश किया। जब वे अंत में गुफा में दाखिल हुए और पुष्टि की कि कोई जाल नहीं है, तो उन्होंने राहत की सांस ली और थोड़ा आराम किया। दर्शक मंच पर दर्शक सभी बिना पलक झपकाए दृश्य का अवलोकन कर रहे थे, क्योंकि आर्यन और उसके साथी इस समय गुफा के पास एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर थे और गुफा की ओर देख रहे थे। आर्यन ने एक काले धातु के धनुष से एक रैंक वाला तीर निकाला। उसने फिर डोरी को अपनी सीमा तक खींचा और अपनी सुनहरी लौ ऊर्जा को किसी भी क्षण फायर करने के लिए तैयार इंजेक्ट किया। उसने फिर अन्य तीनों से कहा, तैयार हो जाओ, हम प्रारंभिक हमले के बाद उनसे हाथापाई करने जा रहे हैं। तो जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ लंबी दूरी के हमलों से मारो। कुछ क्षणों के बाद संकेत आया और आर्यन ने तुरंत तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ एक छेद में घुस गया जो पहले आर्यन द्वारा बनाया गया था और गुफा में प्रवेश किया और बीच में जमीन से टकराया और एक जोरदार विस्फोट हुआ और कांच के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी और एक लाल वाष्प तुरंत गुफा में भर गया। मयंक को तुरंत लगा कि कुछ ठीक नहीं है और चिल्लाया, यह एक जाल है, यहां से बाहर निकलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुफा में कुछ लोग पहले ही बेहोश हो गए थे और बाकी बाहर भागे। जैसे ही वे अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उन्हें खतरे का एहसास हुआ। मयंक ने तुरंत चारों ओर देखा और अचानक उसे अपने पैर में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और देखा कि एक तीर उसमें घुस गया है और फिर उसने उस दिशा में देखा जहां से वह आया था। उसने काले कपड़े पहने एक आकृति को देखा जिसका बाहरी कपड़ा हवा में थोड़ा लहरा रहा था। उस आदमी के हाथ में एक धनुष था और वह सीनियर टीम पर एक के बाद एक तीर चला रहा था, इतनी ज्यादा गति से कि वह उसकी हरकतों को देख भी नहीं पा रहा था। जल्द ही सीनियर्स अपने होश में आए और अपना बचाव करने लगे।
जब तक उन्होंने शरण ली और हंगामा शांत हुआ, उन्होंने देखा कि टीम के केवल 15 सदस्य ही अभी भी होश में थे। यो बच्चों, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? क्या ये छोटी मोटी चालें ही तुम्हें आती हैं? अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। हाँ, तुम्हारे लीडर का नाम फिर से क्या है? सैम, है ना? मैंने सुना है कि तुम करीबी मुकाबले में बहुत महान हो और किसी से नहीं डरते। तुम बाहर क्यों नहीं आते और हमें खुद देखने देते? सभी ने सैम और दूसरों को भड़काना शुरू कर दिया। दूर नहीं, आर्यन और अन्य 3 भी एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। तुम सब खुद को सीनियर्स कहते हो। हम 4 हैं और तुम 10 से ज्यादा हो, और तुम में से कुछ लोगों की साधना भी हमसे ज्यादा है। और तुम्हारी हिम्मत है कि तुम हमसे आमने सामने लड़ने के लिए कहो। उसने जोर से उपहास किया। तुरंत सभी उकसावे बंद हो गए। अचानक सीनियर्स की तरफ से एक और आवाज आई। सैम, तुम घटिया कमीने, अगर तुम सच में एक आदमी हो तो बाहर आओ। अगर मैं आज तुम्हें जीने पर पछताने के लिए मजबूर नहीं करता तो मैं खुद को फिर से करण नहीं कहूंगा। ये सुनकर सभी सीनियर्स हैरान और हक्के बक्के रह गए। करण का एक अतिरिक्त कारण है। उसने वरुण के साथ एक शर्त हार दी और 5000 आध्यात्मिक पत्थर चले गए क्योंकि आर्यन ने दूसरे दौर में उसके चचेरे भाई को हराया था। ध्रुव ने बाकी सीनियर्स को समझाया। करण ने ध्रुव को घूरा और फिर उसने अन्य सभी सीनियर्स की नज़रें महसूस की। उसे अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई और चिल्लाया, सैम, मैं आज तुझे जान से मार दूंगा। इस बीच मेधा और अन्य सभी ने आर्यन को देखा, जिसका भाव ठंडा और ठंडा होता गया जब उसने उस पर फेंके गए सभी अपमान सुने। आर्यन अचानक खड़ा हुआ और एक डंडा निकाला। ये वह काला डंडा नहीं था जिसे उसने कल इस्तेमाल किया था। इसके बजाय ये सुनहरे रंग का था और सूरज के नीचे चमक रहा था। आर्यन ने तीनों को देखा और कहा, मुझे दूर से कवर करना। तुम्हें सीधे किसी पर हमला करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि अगर कोई पीछे से मुझ पर चुपके से हमला करने की कोशिश करे तो उन्हें विचलित करना है, आर्यन ने कहा और चलने लगा। जैसे ही सीनियर्स ने किसी को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने उसे देखा और देखा कि आर्यन अपने हाथ में एक सुनहरा डंडा लिए उनकी ओर चल रहा है। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसके चारों ओर की आभा पूरी तरह से ठंडी और दुष्ट थी। जिन्होंने मुझे बुलाया वे आकर मेरे मुंह पर सारी बकवास कह सकते हैं। बेशक, शर्त यह है कि तुम में ये कहने की हिम्मत हो। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन ठंडी थी। जल्द ही लगभग 7 सदस्य अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए और गुस्से भरी आंखों से आर्यन को देखने लगे। 7 ने आर्यन को घेर लिया। 3 थे जो अंतिम चरण के एकोलाइट्स पर थे और वे सभी 7वें चरण पर थे। करण उनमें से एक था। बाकी 4 सभी मध्य चरण के एकोलाइट्स थे। आर्यन ने उन्हें लापरवाही से देखा, जैसे कि उस पर कोई दबाव न हो। इससे वे और भी ज्यादा नाराज हो गए और मध्य चरण के एक लड़के ने एक चाल चली। वह एक योद्धा था और उसने एक भयंकर आभा के साथ आर्यन पर अपनी कृपाण चलाई। लेकिन जैसे ही वह मारने वाला था, उसका लक्ष्य गायब हो गया और मध्य चरण के एकोलाइट के दूसरे के पीछे प्रकट हुआ, जिसने कोई हरकत नहीं की थी। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि आर्यन कैसे बच निकला, उन्होंने देखा कि आर्यन अपनी डंडे को एक अत्यधिक गति से घुमा रहा है। उन्होंने जो देखा वह एक सुनहरा धुंधलापन और डंडे और व्यक्ति के बीच संपर्क के बिंदु पर एक सुनहरी लौ के गोले की चमक थी। बस इससे पहले कि उन्हें एहसास होता, एक सुनहरी लौ का विस्फोट हुआ और जब तक लपटें चली गईं, उन्होंने देखा कि जिस सीनियर को मारा गया था वह बेहोश पड़ा था और उसका शरीर काला झुलस गया था। उन्होंने उस जगह को देखा जहां आर्यन खड़ा था और इससे पहले कि वे स्थिति को समझ पाते, उन्होंने एक और धुंधलापन देखा और एक और लड़का भी काला झुलस गया, जैसे उसे आग पर भूना गया हो। इस बार आर्यन नहीं हिला और वहीं खड़ा रहा। उसने अपना एक पैर लड़के के चेहरे पर रखा और डंडा अपने कंधे पर रखकर सभी सीनियर्स को देखा जो अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए थे और उन्हें अपनी ठंडी नज़र से स्कैन किया। तब वहां के सभी लोगों ने आर्यन को ये कहते हुए सुना, TCH TCH। कितने शर्म की बात है। वे बेहोश हो गए। फिर उसने करण को देखा और कहा, तुम मुझे कचरा कहने में सही थे। वे सब अभी भी सांस ले रहे हैं। आर्यन के शब्द सुनने वाले सभी लोग पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने उसके ठंडे और भावनाहीन चेहरे को देखा और फिर उस व्यक्ति को देखा जो उसके पैर के नीचे काला झुलस गया था। अब वे समझ गए कि वरुण ने इतनी बार उससे सावधान रहने के लिए क्यों कहा था। मयंक ने अपना मुंह चौड़ा करके आर्यन को देखा। ये सच में हमारी किस्मत है कि उसके पास हम सबसे एक एक करके निपटने का धैर्य नहीं है, इसीलिए वह जालों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसने इसे अपने ऊपर ले लिया होता और धैर्यपूर्वक एक एक करके सीनियर्स का शिकार करना शुरू कर दिया होता तो हम प्रतियोगिता जीतने की चिंता करने के अलावा और भी ज्यादा मुसीबत में होते, उसने जोर से निगलते हुए सोचा। सबसे ज्यादा हैरान अभी भी रईस बच्चे थे। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन की ताकत इतनी ज्यादा होगी। वे अब बाहर निकलने पर पछता रहे थे। अन्य 2 मध्य चरण के एकोलाइट पहले से ही अपने टोकन लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अचानक आर्यन हिला और टोकन लेने वाले पहले व्यक्ति को अपने सिर के पीछे कुछ विस्फोट महसूस हुआ।
सभी मौजूद लोगों की आश्चर्यचकित नजरों के नीचे सीनियर छात्र जमीन पर गतिहीन गिर गया और उसके पास पहले 2 पीड़ितों की हल्की सांस भी नहीं थी। वह मर गया, ये हर किसी के मन में विचार था। मयंक जल्द ही अपने सदमे से बाहर आया और आगे आया और हाथों से मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही कुछ लताएं जमीन से उगने लगीं और आर्यन के चारों ओर लिपट गईं और उसे बांधने की कोशिश करने लगीं। जैसे ही मयंक अपने साथियों को आदेश देने वाला था, जो अभी भी सदमे में थे, उसने देखा कि जहां आर्यन खड़ा था वहां सुनहरी आग का एक बड़ा गोला जल रहा है। कुछ सेकंड के बाद सभी लताएं राख में बदलने लगीं। आर्यन आग से बाहर आया और मेधा और अन्य लोगों की ओर चला गया। वह उनके सामने खड़ा हुआ और कहा, हमारा सहयोग यहीं समाप्त होता है। जो लोग गुफा के अंदर हैं उन्हें ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम बीच में फंस गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उसने समाप्त किया और किसी भी जवाब का इंतजार किए बिना मुड़ा और चलने लगा। क्या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है? रोहन ने पीछे से पूछा। आर्यन ने अपने कदम रोके लेकिन उन्हें देखे बिना कहा, जरूरत नहीं है। फिर वह फिर से चला गया। आर्यन एक समूह के बीच एक केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ा और सीनियर्स को देखते हुए लापरवाही से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम सीनियर्स हो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम रईस परिवारों से हो या आम परिवारों से, लेकिन आज मैं चाहे कुछ भी हो जाए उनके सिर ले लूंगा। उसने बाकी 4 रईस परिवार के सीनियर छात्रों की ओर इशारा करते हुए कहा। वे चारों पसीना पसीना होने लगे। अगर तुम में से किसी को कोई आपत्ति है तो तुम भी लड़ाई में शामिल हो सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम लड़ाई में शामिल होते हो तो सुनिश्चित करना कि मैं आज मर जाऊं, वरना भले ही तुम चले जाओ, मैं बाद में तुम्हें चुकाना सुनिश्चित करूंगा। आर्यन ने उसी लापरवाह भाव से जारी रखा। जैसे ही सभी सीनियर्स हिचकिचा रहे थे, आर्यन अचानक हिला और मध्य चरण के एकोलाइट में एक और लड़के के बगल में प्रकट हुआ और उसका हाथ तोड़ दिया। क्रैक! आह! लड़के से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। वह पहले 7 में से एक था जिसने आर्यन को भड़काया था। आर्यन ने लड़के को दूर फेंक दिया और वहां खड़ा होकर उन सीनियर्स को देखने लगा जो संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। वे सभी उसकी ठंडी नज़र के नीचे एक कदम पीछे हट गए। यहां तक कि मयंक को भी दूसरों की मदद करने में हिचकिचाहट महसूस हुई। करण ने दृश्य को देखा जब अन्य सभी सीनियर्स डर से पीछे हट रहे थे। तभी उसे एक विचार आया, अगर तुम लोग अब मेरी मदद नहीं करते तो तुम सब सभी रईस परिवार के वंशजों के दुश्मन होगे। अगर हम यहाँ से जिंदा निकल गए तो मैं तुम्हारे सभी परिवारों से बदला लूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सभी सीनियर्स जो जाने वाले थे अपने रास्ते में रुक गए। इस बीच जो लोग आर्यन के जाल के कारण बेहोश हो गए थे वे भी जाग गए। आर्यन गुफा की ओर मुड़ा और देखा कि वहां कोई नहीं है। तो उसने एक आह भरी और अपने चारों ओर के सभी सीनियर्स को देखा। जो लोग अभी अभी जागे थे उन्हें मिलाकर उसके चारों ओर लगभग 23 लोग थे और उनमें से 8 अंतिम चरण के एकोलाइट थे। जैसे ही मयंक ने अपना पक्ष लिया, आर्यन हरकत में आया। वह एक फैंटम की तरह था जब वह सीनियर्स के चारों ओर घूमा और उन्हें छुआ। 4 सीनियर्स असावधान पकड़े गए। वे 4 थे, लेकिन उनमें से कोई भी आर्यन को पकड़ या रोक नहीं सका। उन्हें लगा कि उनका दिल धड़कने लगा है जब उन्होंने देखा कि आर्यन के दूसरे हाथ में क्या है। उसके हाथ में चमड़े के बहुत सारे थैले थे। ये वे थैले थे जिनमें सीनियर्स ने अपने टोकन रखे थे। अब वे आखिरकार समझ गए कि आर्यन क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसका बिल्कुल भी हमला करने का कोई इरादा नहीं था, वह उनके टोकन चुरा रहा था। आर्यन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और एक बड़ा चमड़े का बैग निकाला और सभी थैलों को उसमें रख दिया। फिर उसने अपने कोट की जेब से अपना टोकन निकाला और उन्हें चमड़े के बैग में डालकर बंद कर दिया। फिर उसने बैग को उस जगह की ओर फेंक दिया जहां वह और उसके साथी छिपे थे। वह सीनियर्स की ओर मुड़ा और कहा, अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो दूसरे पक्ष को मरना होगा। जैसे ही उसने समाप्त किया, उसने अपना डंडा पकड़ा और अपना हमला शुरू कर दिया। इस बार पूरा डंडा एक सुनहरी चमक के साथ चमक रहा था और सुनहरी लपटों से ढका हुआ था। उसने डंडा घुमाया और मध्य चरण के एकोलाइट चरण के एक सीनियर को मारा। जैसे ही उसने मारा, लपटों ने एक निश्चित क्षेत्र को ढक लिया जैसे एक विस्फोट हुआ हो। बूम! अचानक एक आग का विस्फोट हुआ और आर्यन को लगा और उसने हमले का बचाव करने की कोशिश करते हुए कुछ कदम पीछे हटा। वह वर्तमान में 2 योद्धाओं और एक मेज का सामना कर रहा था, सभी 7वें स्तर के एकोलाइट पर। करण अग्नि गुण वाला मेज था। 7 में से जो उस पर आए थे उसने पहले ही एक को मार डाला था और बाकी 3 बेहोश हो गए थे। अब उसे बस अपने सामने के 3 लोगों से निपटना था और सब कुछ तय हो जाएगा। छोटे हरामजादे, पहले वाला सारा घमंड कहाँ गया? करण ने कहा और आर्यन पर एक और आग का गोला दागा। जब लपटें छटी तो उन्होंने देखा कि आर्यन अपना सिर नीचे करके वहां खड़ा है। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया और करण को देखा तो उसकी नज़र भयावह हो गई। वह एक पागल आदमी की तरह था जब उसने अपना डंडा रखा। उसने फिर भंडारण से एक अजीब सुनहरी रंग की वस्तु निकाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ये और कुछ नहीं बल्कि वह हथियार था जो उसने कारीगर परीक्षा में बनाया था।
जैसे ही वह करण तक पहुंचने वाला था, उस पर पीछे से हमला किया गया। योद्धा ने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी पीठ पर मारा, लेकिन जैसे ही वह मारने वाला था, आर्यन मुड़ा और अपने हथियार के कुंद हिस्से से हमले को रोक दिया। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और अर्धचंद्राकार ब्लेडों में से एक सीधे योद्धा के शरीर में घुस गया। खून आर्यन के चेहरे पर अकलेबूस जब उसने ब्लेड को और गहरा धकेला। क्रैक 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 टूटने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं जब आर्यन लगातार अपने घुटनों से सीनियर की पसलियों पर मार रहा था। स्लैश। व्यक्ति का ऊपरी शरीर 2 हिस्सों में कट गया और खून और आंतरिक अंग जो अब टुकड़ों में थे, टूटी हुई हड्डी के टुकड़ों के साथ बाहर आ गए। कुछ सीनियर्स ने तो दृश्य देखकर उल्टी भी कर दी, लेकिन आर्यन ने एक पलक भी नहीं झपकाए और फिर से करण की ओर बढ़ गया। इस बार वह दौड़ भी नहीं रहा था, वह बस कदम दर कदम चल रहा था। आर्यन करण के सामने खड़ा हो गया और तुरंत उस पर वार किया। करण आखिरकार अपने सदमे से बाहर आया और उसके हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा और उसकी छाती पर एक गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। करण ने एक खून जमा देने वाली चीख मारी और जमीन पर गिर गया। उसने आसमान की ओर निशाना साधा और एक फायरबॉल चलाया। आर्यन को उसकी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस फिर से वार किया और इस बार उसने करण के हाथ पर निशाना साधा। जैसे ही ब्लेड हाथ से टकराया, आर्यन ने पीछे से खतरा महसूस किया। उसने अचानक अपनी हरकतें रोक दी और अर्धचंद्राकार ब्लेड घुमाकर किसी चीज से टकराया। जब उसकी ओर आई वस्तु उसके ब्लेड से टकराई तो एक झनझनाहट की आवाज आई। आर्यन ने वस्तु को देखा और देखा कि यह एक तीर था। उसने फिर ठंडक से उस दिशा में देखा जहां से वह आया था और एक सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़के को देखा जिसके हाथ में एक धनुष था। उसने आर्यन पर एक और तीर छोड़ा, लेकिन इस बार कुछ अप्रत्याशित हुआ। आर्यन ने अपना हथियार घुमाया और ब्लेड ने इस बार तीर को 2 हिस्सों में काट दिया। आर्यन एक चट्टान के पीछे कूदकर छिप गया। उसने फिर हथियार पकड़ा और उसे सीधा किया। हथियार अचानक लंबा हो गया और 2 ब्लॉक बाहर निकल आए। कंडरा अपनी सीमा तक खींच गया। आर्यन ने फिर हथियार को लंबवत घुमाया और कंडरा को थोड़ा खींचा। हथियार अब एक धनुष की तरह था। सभी दर्शक हक्के बक्के रह गए। आर्यन ने एक रैंक वाला तीर निकाला और उसे धनुष पर चढ़ाया। फिर वह छिपने की जगह से बाहर आया और दूर के तीरंदाज पर निशाना साधा। तीर की नोक पर आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल गोले में बदल गई। फिर यह अचानक संघनित होने लगी जैसे कि इसे जबरदस्ती संपीड़ित किया जा रहा हो। फिर छोटा गोला अचानक सुनहरा हो गया और चमक उठा। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान दी और तीर छोड़ दिया। दूसरी तरफ के तीरंदाज ने तुरंत खतरा भांप लिया और जाने ही वाला था, लेकिन तीर बहुत तेज था और जब यह उस पर गिरा तो रास्ते में आग की एक लकीर छोड़ गया। एक बड़ा विस्फोट हुआ और आसपास सब कुछ जलकर राख हो गया, यहाँ तक कि कुछ चट्टानें भी पिघलने लगीं। जब तक विस्फोट साफ हुआ, वे सब जो देख सकते थे वह एक बड़ा गड्ढा था जिसके बीच में एक जलता हुआ शव पड़ा था। आर्यन ने विस्फोट पर दूसरी नज़र भी नहीं डाली और करण की ओर बढ़ा जो एक हक्के बक्के भाव से दृश्य को घूर रहा था। वह अंत में करण के सामने आया और उसकी डरी हुई आंखों में गहराई से देखा और अपार हत्या का इरादा छोड़ा। उसने फिर धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे पहले क्या कहा था? क्या तुम उसे दोहरा सकते हो? मैंने उसे ठीक से नहीं सुना। हर कोई अंत में अपने स्तब्धता से बाहर आया और महसूस किया कि आर्यन ने क्या किया है। करण ने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया क्योंकि उसने आर्यन के हत्या के इरादे का पूरा जोर महसूस किया। उसने फिर हकलाया, क्रिम्सन फ्लेम पर परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा यदि तुम मुझे मारते हो। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस ब्लेड को सीधे करण के कंधे में घोंप दिया जिससे जोड़ का आधा हिस्सा कट गया। फिर उसने कलाई से हाथ पकड़ा और पूरे हाथ को कंधे से फाड़ दिया। आहा! करण दर्द में चीखा। बाकी सीनियर्स एक कदम पीछे हट गए और बस दूर रहना चाहते थे। दर्शक मंच पर क्रिम्सन फ्लेम परिवार का मुखिया अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और एक भयानक आभा छोड़ी। आर्यन ने फिर ब्लेड को दूसरे कंधे में घोंप दिया और कहा, फिर से बोलो। मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सुना। उसकी ठंडी आवाज़ और उसके हैंडसम चेहरे पर भयावह मुस्कान ने उसे एक मानव रूप में शैतान जैसा बना दिया था। आर्यन ने दयनीय करण को देखा और ठंडक से कहा, क्या तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा क्या नफरत है? करण ने अपना सिर हिलाया। कोई मुझे हरामजादा कहे। उसने फिर दूसरा हाथ फाड़ दिया और ब्लेड को एक पैर की जांघ में घोंप दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया और फाड़ने लगा। जस्ट किल मी प्लीज। नहीं वो। करण की चीखें आखिरकार बंद हो गईं। इसलिए नहीं कि दर्द बंद हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसके पास चीखने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। आर्यन ने चारों अंगों को फाड़ने के बाद रुक गया। उसने फिर हथियार रखा और करण का पैर अपने हाथ में पकड़ा। उसने मांस फाड़ा और हड्डी अपने हाथों में ले ली। फिर उसने हड्डी को आधा तोड़ दिया और करण को देखा जो अब अपने ही खून के तालाब में पड़ा था। सभी का खून ठंडा पड़ गया जब उन्होंने आर्यन की क्रूर हरकतों को देखा। उन्हें लगा कि आर्यन नरक से आया राक्षस है। उन्होंने एक बार के लिए ये भी भूल गए कि वह एक इंसान था। फिर सभी की नज़रों के नीचे आर्यन ने सीधे हड्डी के तेज किनारे को करण की गर्दन में घोंप दिया।
करण केवल दर्द में कराह सका जब वह मौत के आने का इंतजार कर रहा था। वह बस शांति से मरना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसने आर्यन की ठंडी आवाज़ सुनी, उम्मीद है कि तुम अपने अगले जन्म में गूंगे पैदा होगे, वरना तुम अभी की तरह ही कुत्ते की मौत मरोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने धीरे धीरे करण के शरीर पर एक सुनहरी आग फैलाई, उसे जिंदा जला दिया। जब तक उसने अपनी जान नहीं गंवाई, अंतिम क्षण तक करण को राहत का एक क्षण भी नहीं मिला, क्योंकि उसने अंतिम क्षण तक एक अत्यधिक दर्द महसूस किया। वह दर्द और अफसोस से भरी आंखों से मर गया जब उसने आर्यन की आंखों को देखा, जो पूरी तरह से ठंडी और भावनाहीन थीं। सभी की नज़रों के नीचे करण राख में बदल गया। आर्यन फिर साथ में से बचे हुए योद्धा की ओर मुड़ा। उसने तुरंत एक चाकू निकाला और खुद ही अपना गला काट लिया। उसे लगा कि आर्यन की यातना सहने से बेहतर आत्महत्या है। फिर आर्यन की नज़र उन 4 लोगों पर पड़ी जो पहले बेहोश हो गए थे। इलाज की कमी के कारण वे अब मर चुके थे। तभी उसने थोड़ा आराम किया और ध्यान में बैठ गया। बाकी सीनियर टीम ने एक दूसरे को देखा और फिर मयंक की ओर मुड़े। मयंक ने अपना टोकन निकाला और बिना एक शब्द कहे उसे तोड़ दिया। बाकी सीनियर्स सभी ने उसका अनुसरण किया। सभी सीनियर्स गायब हो गए। तब केवल आर्यन ही मैदान में बचा और एक घोषणा आई, तीसरे दौर का मूल्यांकन पूरा हो गया है। विजेता फ्रेशर्स टीम है। उसी समय दर्शक मंच पर एक और जोरदार चीख सुनी जा सकती थी। दर्शक मंच पर, केंद्रीय मंच पर 2 समूह अलग अलग खड़े थे। एक फ्रेशर्स का समूह था और दूसरा सीनियर्स का। अचानक मंच के केंद्र में एक रोशनी दिखाई दी और प्रकाश के छिटने पर पालथी मारे बैठा एक व्यक्ति धीरे धीरे उभरा। जैसे ही प्रकाश प्रकट हुआ, सभी दर्शक एक कदम पीछे हट गए। सभी लोग उसे विभिन्न भावों से देख रहे थे। कुछ उसे डर से देख रहे थे, कुछ प्रशंसा से, कुछ आक्रोश से। वह आर्यन के अलावा और कौन हो सकता था। आर्यन बस वहां बैठा रहा और अपने चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव के साथ ध्यान कर रहा था। रईस परिवारों के मुखिया और शहर का स्वामी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहते हों। लेकिन आर्यन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। प्रिंसिपल अपनी सीट से उठे और चुप्पी तोड़ी। इस साल के एडमिशन का मूल्यांकन समाप्त हो गया है और फ्रेशर्स और सीनियर्स दोनों ने तीसरे दौर में अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरा दौर फ्रेशर्स ने जीता है। अब सभी सीनियर्स जा सकते हैं, सिवाय शीर्ष 3 रैंक वालों के। जैसे ही उन्होंने बोला, सभी सीनियर्स मंच छोड़कर अकादमी में गहरे चले गए। विशाल मंच पर केवल 3 सीनियर्स बचे थे। वे थे मयंक, ध्रुव और एक अन्य सीनियर जो अंतिम चरण का अग्नितात्विक मेज था। प्रिंसिपल ने उनकी ओर सिर हिलाया और फिर फ्रेशर्स को देखा। उन्होंने फिर से कहा, आज से आप सभी तारावन अकादमी के छात्र हैं। अब सूची में नामों को छोड़कर आप सभी मंच से नीचे उतर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी और सूची में केवल 4 नाम थे और वे नाम थे आर्यन, मेधा, जय और रोहन के। मंच पर केवल उन 4 के बचने के बाद प्रिंसिपल ने मंच पर मौजूद 7 सदस्यों को देखा और फिर कहा, अब आप सभी को पुरस्कार दिए जाएंगे। सीनियर टीम का तीसरा स्थान हर्ष, 500 अकादमिक क्रेडिट। सीनियर टीम का दूसरा स्थान ध्रुव, 1000 अकादमिक क्रेडिट। सीनियर टीम का पहला स्थान मयंक, 1500 अकादमिक क्रेडिट। अब फ्रेशर्स टीम की ओर बढ़ते हैं। मेधा कुल 1000 अकादमिक क्रेडिट, जय कुल 2500 अकादमिक क्रेडिट, रोहन कुल 2500 अकादमिक अंक। उनके नामों की घोषणा करने के बाद प्रिंसिपल ने आर्यन को देखा, जो अभी भी ध्यान कर रहा था। जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाले थे, कोई बोला, प्रिंसिपल, मुझे नहीं लगता कि वह अकादमी में दाखिला लेने के लिए उपयुक्त है। बोलने वाला क्रिम्सन फ्लेम परिवार का मुखिया था। मुझे लगता है कि क्रिम्सन फ्लेम के मुखिया ने सच कहा, चौहान परिवार के मुखिया ने कहा। मैं सहमत हूँ, शेखावत परिवार के मुखिया ने कहा। मुझे लगता है कि मैंने एडमिशन के बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इस मामले में आपका कोई कहना नहीं है। प्रिंसिपल की आवाज़ और ठंडी हो गई। तब शहर के स्वामी की आवाज़ आई, प्रिंसिपल, क्या आपने नहीं देखा वह अपने ही स्कूल के साथियों के प्रति कितना क्रूर है। वह इतनी कम उम्र का है, लेकिन वह इतना शातिर है। उसने अपमान जैसी मामूली बात के लिए इतने सारे सदस्यों को मार डाला। अगर हम उसके जैसे किसी को पालते हैं तो यह अपने ही घर में सांप पालने जैसा होगा। प्रिंसिपल कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन अचानक अकादमी के एक एल्डर ने कहा, प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि शहर के स्वामी की बात में दम है। उसका चरित्र हमारी अकादमी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। एक और एल्डर बीच में बोल पड़ा, उन्हें प्रताड़ित करते समय वह एक पलक भी नहीं झपकाता। वह वास्तव में क्रूर है। बस, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि प्रभारी कौन है? प्रिंसिपल ने अपनी आवाज़ उठाई और हर एल्डर को चुप करा दिया। क्या यहाँ मेरा कोई मत है? अचानक मंच से एक आवाज़ आई। सभी दर्शकों ने मंच की ओर देखा और देखा आर्यन, जो इस पूरे समय ध्यान कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर को थोड़ा खींचा और सभी परिवार के मुखियाओं और एल्डरों को देखा।
आर्यन एल्डरों की ओर मुड़ा और कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैंने कोई नियम तोड़ा है? जैसे ही उन्होंने उसका सवाल सुना, सभी दर्शक हक्के बक्के रह गए। ये सही था, उसने वास्तव में कोई नियम नहीं तोड़ा था। यह नियमों के बारे में नहीं है। तुम में निश्चित रूप से चरित्र की कमी है। तुम्हारी क्रूरता के साथ तुम समाज के लिए एक ट्यूमर होगे, अकादमी की तो बात ही छोड़ दो। उसका जवाब सुनकर आर्यन ने केवल सिर हिलाया, जैसे उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव हो। फिर उसने परिवार के मुखियाओं को देखा और पूछा, तुम लोगों को क्या समस्या है? तुमने हमारी औलाद को मारा, तो अकादमी का उपयोग परिणामों से बचने के लिए करने के बारे में सोचना भी मत। ओह, मैं उन्हें क्यों नहीं मार सकता? आर्यन ने उसी लापरवाही से पूछा। क्रिम्सन फ्लेम परिवार का मुखिया अपमानित महसूस कर रहा था। उसने अपने दांत भींचे और बोला, करण रईस खानदान का था। उसका एक महान भविष्य था। उसने अभी तक दुनिया नहीं देखी थी। वह तुम्हारे जैसे एक गंवार के हाथों कैसे मर सकता है? भले ही वह तुम्हें मारने की कोशिश करे, ये तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उसने कहा, जैसे वह एक सार्वभौमिक सत्य बता रहा हो। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और बोला, क्या तुम जानते हो कि वे क्यों मरे? सभी परिवार के मुखियाओं ने भौहें सिकुड़ी और उसे देखने लगे, और उसने जारी रखा, क्योंकि तुम लोगों ने अपना पाखंड उन पर थोप दिया है। तुम्हें उन्हें एक बात बतानी चाहिए थी। वे समाज में जीने के लिए अपनी हैसियत का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे लड़ाई में इसके साथ नहीं जी सकते। उसने रुका और जारी रखा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा कारण बताता हूं कि मैं उन्हें क्यों मार सकता हूं। क्योंकि उसने अपर्याप्त ताकत के साथ मुझे उकसाया। तो क्या हुआ अगर वह रईस खानदान का था? वह कमज़ोर था। तो क्या हुआ अगर उसका एक महान भविष्य था? वह कमज़ोर था। तो क्या हुआ अगर मैं एक गंवार हूं? वह कमज़ोर था। तो क्या हुआ अगर उसके पास हैसियत थी? वह अंततः अभी भी कमज़ोर था। तो अपने मुंह बंद रखो और अपना पाखंड दिखाना बंद करो। एक तुम्हारे जैसे बदतमीज छोकरे को दाखिला मिलने का सपना ही देख सकता है। प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि हमें उसे सबक सिखाना चाहिए, एक एल्डर ने कहा। आर्यन ने अपनी भौहें उठाईं और विरोधी एल्डरों और फिर परिवार के मुखियाओं को अच्छी तरह से देखा। फिर उसने प्रिंसिपल को देखा और कहा, एक अकादमी जिसमें ये लोग, जो सत्ता, अधिकार और धन जैसी चीज़ों से बहक सकते हैं, शिक्षक के रूप में हैं, मुझे इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं कि यह किसी अच्छे छात्र का पोषण कर सकती है। इसलिए मैं इस स्कूल में दाखिला लेने से इनकार करता हूँ। जैसे ही उसने समाप्त किया, उसने सभी की आंखों में आश्चर्य देखा। फिर उसने रईस परिवार के मुखियाओं के हाव भाव देखे, जो थोड़े हैरान थे लेकिन खुश भी थे। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से उत्साहित हो पाते, आर्यन ने कुछ ऐसा किया जो वास्तव में उनके चेहरों पर ठंडा पानी डालने जैसा लगा। आर्यन ने 2 बैज निकाले और उन्हें अपनी आस्तीन से रगड़ने लगा। फिर उसने उन्हें अपने कोट के ऊपर सीने पर लगा लिया। फिर उसने सभी हक्के बक्के दर्शकों की नज़रों को देखा और अंत में परिवार के मुखियाओं पर रुक गया। उसने फिर कहा, मुझे मारने के लिए शुभकामनाएं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। अगर तुम लोग मुझे मारने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो, या अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बचने की थोड़ी भी संभावना है, तो तुम बेहतर होगा कि चुपचाप बैठे रहो और कुछ न करो, क्योंकि अगर तुम चूक गए तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं बिल्कुल भी न चूकूं। वह मंच से उतर गया और निकास की ओर चल दिया। परिवार के मुखियाओं के चेहरे देखने लायक थे। उन्होंने साफ साफ देखा था कि आर्यन ने कौन से बैज पहने थे। वे स्यूडो रैंक 2 के कारीगर और विद्वान कारीगर के बैज थे। वे अब इस तथ्य पर पसीना बहा रहे थे कि उन्होंने आर्यन को कैसे नाराज किया था। आर्यन की पीठ को देखते हुए वरुण और उसके दोस्त उसके पीछे हो लिए। सैम, क्या तुम सच में अकादमी में शामिल नहीं होना चाहते? उसने एक चिंतित लहजे में पूछा। असल में इस बार अकादमी के चयन में सामान्य मूल्यांकन से कहीं ज्यादा है। मेरे पिता के अनुसार काउंट शहर में कुछ बड़ा हो रहा है। यही कारण है। ज्वाला, नीलिमा और तरुण सभी को पिछले साल ही दाखिला मिल गया था, भले ही वे सभी केवल दीक्षा में थे। मेरे पिता ने कहा कि काउंट को किसी चीज के लिए युवा प्रतिभाओं की जरूरत है। तो अगर तुम दाखिला अस्वीकार करते हो तो तुम यह अवसर चूक सकते हो। वरुण के शब्दों पर आर्यन के भाव में एक बदलाव आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद 6 लोगों का समूह एक ऐसी जगह पर आया जिसने वरुण और अन्य लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। वे शिलालेख टॉवर के सामने थे। अंत में 2 घंटे के बाद वे बाहर आए। आर्यन आगे था। आर्यन के पास एक लाल रंग का बैज था जिस पर एक और उसके नीचे 9 सुनहरे सितारे थे। फिर एक ब्रश और स्क्रॉल का प्रतीक था और उसके नीचे एक जादुई प्रतीक था। इससे पहले कि वे जानते, वे एक और जगह पर थे। तब वे फिर से दंग रह गए। वे संरचना टॉवर के सामने थे। इस बार उन्हें लगा जैसे उनके दिल अपनी जगह से बाहर आ गए हों। उन्होंने आर्यन को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। कुछ समय बाद आर्यन के पास एक नीला बैज था जिस पर वही 1 और 9 सितारे थे, लेकिन नीचे एक संरचना का झंडा था। अपनी छाती पर बैज को देखते हुए आर्यन काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। शाम हो चुकी थी। नदी किनारे की हवेली में आर्यन और वरुण आग के चारों ओर बैठे थे।
आर्यन ने उनकी ओर देखा और आह भरने के बाद बोला, मिस ज्वाला, मिस नीलिमा, मुझे सच में खेद है। अगर आप मुझसे दूर रहना चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। हम अजनबियों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। असल में मैं और करण वैसे भी करीब नहीं हैं। वह मेरे पिता की नाजायज़ औलाद है और हमारे बीच कोई अच्छे संबंध नहीं हैं। जैसे ही ज्वाला ने समाप्त किया, नीलिमा ने भी कहा, मुझे भी जो हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हरीश भी एक रखेल का बेटा है। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसने रुका और फिर एक गहरी सांस ली और फिर ज्वाला को देखा। ज्वाला ने भी उसकी नज़र से नज़र मिलाई और वे दोनों सिर हिलाकर फिर से आर्यन की ओर मुड़ी और नीलिमा ने जारी रखा, असल में हमें माफ़ी मांगनी चाहिए जो हमारे परिवारों ने किया। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे परिवार आपको और नहीं उकसाते हैं तो आप नरमी बरतेंगे। वे दोनों उसे एक गिड़गिड़ाती नज़र से देखने लगीं। आर्यन ने तब सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस बीच शहर में कई लोग हंगामे में थे क्योंकि आर्यन के दाखिला अस्वीकार करने और एक कारीगर के रूप में उसकी हैसियत की खबर शहर में फैल गई थी। तब उन्होंने एक और चौंकाने वाली खबर सुनी। परीक्षा स्थल छोड़ने के बाद आर्यन शिलालेख टॉवर और संरचना टॉवर गया और रैंक 1 की परीक्षा पास की। विशेष रूप से परिवार के मुखिया बेचैन थे। वे एक यात्रा करना और समझौता करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक और व्यक्ति था जो अब भी बेचैन था। वह अकादमी का प्रिंसिपल था। उसे पहले से ही थोड़ा पछतावा हो रहा था कि आर्यन ने दाखिला नहीं लिया। अब जब उसने सुना कि आर्यन एक शिलालेख मास्टर और संरचना मास्टर भी है तो उसने तुरंत अपना आपा खो दिया। मुझे तुरंत कार्रवाई करनी होगी, वरना नुकसान मैं उसे जाने नहीं दे सकता। उसने बुदबुदाते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाया। आर्यन दूसरों के साथ नदी किनारे खाना खा रहा था जब उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी को उनकी ओर आते देखा। जब उसने उसे देखा तो उसे काफी आश्चर्य हुआ। न केवल उसे बल्कि वरुण और अन्य लोगों को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति आया था वह और कोई नहीं बल्कि तारावन अकादमी का प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जब उसने वरुण और अन्य लोगों को आर्यन के साथ खाते हुए देखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह गलत समय पर आया है। आखिर खाते समय परेशान होना किसे पसंद होगा। उसका अजीब भाव देखकर वरुण और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ खड़े हो गए। हम कल तुमसे मिलेंगे सैम, अलविदा। उन्होंने विदाई ली और आर्यन और प्रिंसिपल को अकेला छोड़ दिया। उनके जाने के बाद आर्यन खड़ा हुआ और प्रिंसिपल को हवेली के अंदर आमंत्रित किया और एक सीट ली। तब उसने आखिरकार कहा, आदरणीय प्रिंसिपल के आने का क्या कारण है? उसने एक शांत आवाज में पूछा। प्रिंसिपल थोड़ा हिचकिचाया और फिर आखिरकार बोला, मैं चाहता हूं कि तुम अकादमी में शामिल हो जाओ। जैसे ही उसने शब्द सुने, भले ही उसने इसकी उम्मीद की थी, आर्यन को फिर भी काफी आश्चर्य और भ्रम हुआ, क्योंकि चाहे उसके पास कितना भी युद्ध कौशल या प्रतिभा हो, वह अभी भी एक कोलाइट था। लेकिन प्रिंसिपल खुद शहर के स्वामी के बराबर के स्तर पर थे। तो यह आश्चर्यजनक था कि वह व्यक्तिगत रूप से उसे आमंत्रित करने के लिए यहां आकर खुद को विनम्र करेंगे। उसने फिर उसी लापरवाह भाव से पूछा, क्यों? प्रिंसिपल फिर से थोड़ा हिचकिचाया। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद उसने अपना मन बना लिया। उसने कहा, असल में अगर यह सामान्य समय होता तो मैं तुमसे अकादमी में शामिल होने के लिए कहने की जहमत नहीं उठाता, लेकिन इस बार यह काफ़ी गंभीर है। इस साल कुछ ही दिनों में हमें युवा प्रतिभाओं का एक बैच काउंट के शहर भेजना है, क्योंकि काउंट युवा प्रतिभाओं की तलाश में है। ये सुनकर आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन इसमें जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये काउंट नहीं बल्कि खुद सम्राट हैं जो नई प्रतिभाओं की तलाश में हैं। इस रहस्योद्घाटन पर आर्यन ने एक गहरी सांस ली। सम्राट इस दूरस्थ स्थान पर भी प्रतिभाओं की तलाश कर रहे थे। उसके मन में केवल एक ही सवाल था, क्यों? जैसे कि सवाल को महसूस करते हुए प्रिंसिपल ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि वह युवा प्रतिभाओं की तलाश क्यों कर रहे हैं, लेकिन खोज पूरे साम्राज्य में हो रही है। चयन का मुख्य मानदंड शक्ति नहीं बल्कि क्षमता और प्रतिभा है। ये खबर शहर के रईस परिवारों को पता नहीं है। इस चयन प्रक्रिया के कारण 3 साल में शाही राजधानी में सभी बेहतरीन प्रतिभाएं इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक राजकुमारी के 18वें जन्मदिन के लिए। उस दिन एक टूर्नामेंट होगा और जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अकादमी में दाखिला लो और मैं तुम्हें काउंट के शहर भेजूंगा। यह एक महान अवसर होगा, उसने कहा और आर्यन की आंखों में केवल एक शांत भाव देखने को मिला। असल में यदि उम्मीदवार बेहतर करते हैं तो चयन करने वाले को भी लाभ होगा। तारावन अकादमी को अधिक संसाधन और अवसर दिए जाएंगे। अंत में आर्यन ने सिर हिलाया। उसने एक अंश भी विश्वास नहीं किया कि प्रिंसिपल केवल इसलिए यहाँ आया था कि वह आर्यन को अवसर दिलाने में मदद करना चाहता है। तुम चाहते हो कि मैं तारावन अकादमी की ओर से जाऊं ताकि तुम्हें इससे फायदा हो सके? प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। तो तुम यहाँ के रईस परिवारों और यहाँ तक कि शहर के स्वामी को भी नाराज करना चाहते हो? आर्यन ने फिर से पूछा। उन्हें नाराज करने में क्या है, बल्कि वे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहेंगे।
वे कल सुबह तक तुम्हारे रिश्ते को सुधारने के लिए तुमसे मिलने भी आ सकते हैं। प्रिंसिपल ने रईस परिवारों के बारे में सोचते ही उपहास किया। ठीक है फिर, 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर, आर्यन ने कहा और प्रिंसिपल सदमे में जम गया। क्या इसने ठीक से सुना? 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर? तुम जाकर किसी को लूट क्यों नहीं लेते? जैसे ही वह इस विचार को अस्वीकार करने वाला था, आर्यन ने फिर से कहा, क्या भुगतान नहीं करना चाहते? ठीक है, मैं कल पहाड़ी झील शहर और धुंधली नदी शहर का दौरा करूंगा और देखूंगा कि क्या वे भुगतान करना चाहते हैं। जैसे ही उसने ये सुना, प्रिंसिपल आर्यन के पूरे खानदान को कोसना चाहता था। लानत है, मैं बहुत भोला था। मैंने सच में उसे एक 15 साल का बच्चा समझा और उसे सब कुछ बता दिया और अब वह मुझे पूरी तरह से लूट रहा है। उसने अपने दांत भींचे और अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं कल स्कूल में रिपोर्ट करूंगा। आर्यन ने विदाई दी। प्रिंसिपल ने हवेली छोड़ते हुए अपने दिल में कोसा। कुछ समय बाद आर्यन ने वह हथियार निकाला जिससे उसने करण और अन्य लोगों को मारा था और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। हथियार ठीक वैसे ही काम करता था जैसा उसने सोचा था। उसका डिज़ाइन उसे बिल्कुल निराश नहीं किया था। जवाब वास्तव में बहुत सरल था। आर्यन ने द्रव यांत्रिकी के सबसे बुनियादी नियमों में से एक, पास्कल का नियम, का उपयोग किया था। आर्यन ने मेज पर हथियार रखा और फिर एक तेज सुनहरी वस्तु निकाली। ये स्वर्ण रक्त बाघ के पंजों में से एक था। उसने एक नाखून पकड़ा और हथियार पर नक्काशी करने लगा। जब उसका काम हो गया तो उसने उसे उठाया और उन नामों को देखा जो उसने लिखे थे। प्रत्येक ब्लॉक पर एक शब्द था। एक तरफ स्वर्ण शब्द लिखा था और दूसरी तरफ अर्धचंद्र। आर्यन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और हथियार को भंडारण में रख दिया। जैसे ही वह बेडरूम में दाखिल हुआ, उसने एक कौवे को खिड़की से अंदर आते देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह तेजस है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह नहीं है। जैसे ही वह उसे फेंकने वाला था, उसने एक परिचित उपस्थिति महसूस की और कौवे को करीब से देखा। कौवे के पैर में कुछ बंधा हुआ था। यह एक छोटा सा काले कपड़े का टुकड़ा था। आर्यन ने कौवे को अपने हाथों में लिया और काले कपड़े को खोला। तब उसने एक सुनहरा पंख और साथ ही एक नोट देखा। उसने तुरंत सुनहरे पंख को पहचान लिया। ये तेजस का था। फिर एक हैरान नज़र के साथ उसने नोट खोला और उसे पढ़ा। सैम, ये तेजस है। इस समय मैं एक महत्वपूर्ण काम के बीच में हूं और कुछ समय के लिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा, लेकिन यदि संभव हो तो बास चट्टान शहर की यात्रा करना। मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। अलविदा। आर्यन ने नोट पढ़ना समाप्त करते ही भौहें सिकोड़ लीं। वह थोड़ा चिंतित था। उसे यात्रा करनी थी, लेकिन उससे पहले उसे यह पता लगाना था कि वहाँ कैसे जाना है। अगले दिन सुबह, वरुण सुबह सुबह आर्यन की हवेली की ओर बढ़ा। बाकी लोग नहीं आए क्योंकि उन्हें छुट्टी के बाद स्कूल के पहले दिन की तैयारी करनी थी। खबर ये थी कि आर्यन ने प्रिंसिपल का अकादमी में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तब वह जल्दी से हवेली की ओर भागा और देखा कि आर्यन धीरे धीरे बाहर चल रहा है। उसने सीधे उसका रास्ता रोका और सवाल किया, तुमने अकादमी ज्वाइन कर ली? तुम्हें कैसे पता? आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। मेरा क्या मतलब है, मुझे कैसे पता? शहर में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। चलो मुझे बताओ, तुमने अपना मन क्यों बदला? कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो चलते हैं। आर्यन ने सीधे सवाल को नज़रअंदाज किया और चलने लगा, जबकि वरुण उसके पीछे हो लिया, जो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं लग रहा था। कुछ देर चलने के बाद वे अंत में अकादमी पहुंचे। आर्यन को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि बास चट्टान शहर कहाँ है? वरुण रुका और पूछा, क्यों? कुछ नहीं, बस मुझे बताओ। ये काउंट का शहर है जिसके नियंत्रण में हमारा शहर है। तुम्हारा वहाँ क्या काम है? कुछ ज्यादा नहीं, मैं बस एक बार वहाँ जाना चाहता हूँ। वरुण ने आर्यन को छोड़ा और अपने आवास की ओर चला गया। आर्यन उस जगह गया जहाँ सभी फ्रेशर्स इकट्ठे थे। जब बाकी फ्रेशर्स ने उसे देखा तो उन सभी ने एक निश्चित दूरी बनाए रखी, लेकिन उन्होंने फुसफुसाते हुए उसे अजीब नजरें डालीं। जल्द ही कुछ लोग उसकी ओर बढ़े। वे जय और रोहन थे। मेधा दूर से उसे देख रही थी और आने में हिचकिचा रही लग रही थी। नमस्ते सैम, जय ने उसे नमस्कार किया। आर्यन ने सिर हिलाया और रोहन को देखा जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक हथियार बनाओ, जय ने सीधे आर्यन से कहा। आर्यन ने थोड़ी मज़ेदार महसूस करते हुए अपनी भौं उठाए। किस तरह का? एक तलवार। मैं सामग्री प्रदान करूंगा। ये महंगा होगा। कितना? ये तुम्हारी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा, लेकिन निश्चिंत रहो कि यह एक बम होगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे बनाऊं? आर्यन ने फिर से मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे यकीन है। कीमत के बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। सभी फ्रेशर्स का स्वागत है। प्रिंसिपल आए। मैं औपचारिक बातों में समय बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं श्री सैम से माफ़ी मांगता हूं जिनके साथ कल अनुचित व्यवहार किया गया।
मैंने पहले ही एल्डरों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है, तो तुम्हें उनके मुसीबत खड़ी करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, आर्यन सहित सभी फ्रेशर्स हैरान रह गए। अब उन सभी को समझ आया कि आर्यन अकादमी क्यों आया। इस अकादमी में सब कुछ अकादमिक क्रेडिट पर निर्भर करेगा। तुम क्रेडिट दुकान के माध्यम से संसाधन खरीद सकते हो और तुम क्रेडिट का उपयोग करके अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला ले सकते हो। तुम अकादमी से ग्रेजुएट हो सकते हो जब तक कि तुम नौसिखिया चरण में सफल नहीं हो जाते। यदि तुम 50,000 क्रेडिट कमाते हो तो तुम सीधे काउंट के शहर में अकादमी में प्रवेश कर सकते हो। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। जल्द ही अकादमी की वर्दी में एक सीनियर आया। उसने पहले कुछ कार्ड बांटे जो चांदी के रंग के थे। ये तुम्हारे पहचान पत्र हैं। आर्यन के कार्ड में कुल 4,500 क्रेडिट थे। वह इससे काफी संतुष्ट था। सीनियर ने उन्हें छात्र आवास तक पहुंचाया। आर्यन पीछे पीछे चला और अंत में अपना आवास पाया। यह एक साधारण पत्थर का घर था, जैसा कि उसका अग्निशिला गांव में था। जब वह शिक्षण भवन में आया तो वहां पहले से ही बहुत सारे फ्रेशर्स एक बड़े नोटिस बोर्ड को देख रहे थे। आर्यन ने बस एक नज़र डाली और दूसरी नज़र नहीं डाली। वह फिर लाइब्रेरी चला गया। जब उसने रैक और किताबों के बड़े हिस्से को देखा तो उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने इस तरह के एक ग्रामीण शहर में अकादमी से इतनी ज्ञान आरक्षित होने की उम्मीद नहीं की थी। तब आर्यन धीरे धीरे सभी वर्गों की ओर चला और कारीगर खंड नामक एक रैक पर रुक गया। आर्यन ने कारीगर कौन है शीर्षक वाली एक किताब ली और एक खाली मेज पर बैठ गया। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद आर्यन को आखिरकार अपने जवाब मिल गए। इस दुनिया में कारीगर शब्द कमोबेश उसकी मूल दुनिया जैसा ही था। बस इतना था कि बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते थे। किताब के अनुसार कई प्रकार के कारीगर थे। हथियार कारीगर और विद्वान कारीगर उनमें से केवल दो थे। दर्जी कारीगर, चित्रकार कारीगर, गोलेम कारीगर, लकड़ी कारीगर, कठपुतली कारीगर, जौहरी कारीगर, वास्तुकला कारीगर आदि थे। तो कारीगर टॉवर में ये श्रेणियां क्यों नहीं थीं? असल में थीं। बस इतना था कि इतने लंबे समय में इस क्षेत्र में कोई अन्य कारीगर नहीं थे कि लोग उनके बारे में भूल गए और कारीगर टॉवर के कर्मचारी भी इसके आदी हो गए। आर्यन ने किताब को देखा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। आर्यन लाइब्रेरी में किताब पूरी करने के बाद अपने आवास पर वापस चला गया, लेकिन प्रवेश द्वार पर उसे किसी ने रोक लिया। उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे रोका था और वह उसे बिल्कुल नहीं पहचानता था। इसलिए उसने बस उसे नज़रअंदाज किया और उसके चारों ओर से चला गया। वहीं रुको, उसे रोकने वाले व्यक्ति ने चिल्लाया, लेकिन आर्यन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अगर तुम अभी नहीं रुकते तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, उसने फिर से चिल्लाया और जवाब में दरवाज़ा पटकने की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने बस अपने दांत भींचे और अपनी सांस के नीचे कोसते हुए मुड़ गया। आर्यन दिव्य आयाम में दाखिल हुआ और अब लाइब्रेरी में था। उसने दिव्य इच्छाओं को सोख लिया और फिर जानकारी को पचाने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। इस बीच तीसरे वर्ष के छात्रों के आवास पर जिस लड़के ने पहले आर्यन को रोका था, वह एक और तीसरे वर्ष के छात्र के सामने आज्ञाकारी रूप से खड़ा था और कह रहा था, वह बहुत घमंडी है बॉस। उसने मेरी बात सुनने की भी जहमत नहीं उठाई और मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे मैं हवा हूँ। वह बहुत ज़्यादा अभिमानी है। तो क्या हुआ अगर वह विभिन्न पेशों में माहिर है? क्या वह नहीं जानता कि मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता रैंक 2 के गोली मास्टर हैं। क्या वह सच में सोचता है कि कारीगर और गोली मास्टर एक जैसे हैं? गोली मास्टर के सभी प्रकार के पावर हाउस, हीला और दवा से संबंधित किसी भी चीज़ के साथ संपर्क हैं। मुझे लगता है कि वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। उस पर नज़र रखो और जब वह घर से बाहर निकले तो मुझे बताओ। मैं उसे खुद कुछ तमीज़ सिखाऊंगा। लड़के ने एक चिड़चिड़े तरीके से बोलते हुए नाक से कुड़ी। खबर की रिपोर्ट करने वाला चमचा बस चुप रहा और धीरे धीरे बाहर चला गया। फिर उसने अपनी सांस के नीचे कहा, इस फ्रेशर का मुश्किल समय आने वाला है। पिछली बार इस बदतमीज आलोक ने अपने पिता की हैसियत का इस्तेमाल किया और लगभग एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और अब वह एक जीनियस फ्रेशर पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। इस समय आलोक नाम का लड़का, जो अपने पिता के गोली मास्टर होने के बारे में शेखी बघार रहा था, इस बारे में सोच रहा था कि आर्यन का उपयोग कैसे किया जाए। अगली सुबह आर्यन आखिरकार आयाम से बाहर आया। उसने टावर के अंदर बाहरी दुनिया के लगभग 8 घंटे बिताए थे, और इसका मतलब है कि उसने टावर के अंदर केवल जानकारी पचाने में 3 दिन से ज्यादा बिताए थे। जब वह लिविंग रूम में बाहर चला तो उसे हल्का सिर दर्द हो रहा था। तभी कोई उसके घर आया, और वह और कोई नहीं बल्कि अकादमी का प्रिंसिपल था। माननीय प्रिंसिपल, क्या आप नहीं जानते कि प्राइवेसी क्या होती है? दरवाज़ा बंद नहीं था, प्रिंसिपल ने भावहीन रूप से जवाब दिया और एक कुर्सी पर बैठकर खुद को सहज कर लिया। आर्यन पास गया और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और कहा, वैसे भी आप आज सुबह इतनी जल्दी क्या चाहते हैं? आर्यन ने सीधे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई तमीज़ है? क्या तुम अकादमी के प्रिंसिपल के प्रति और ज़्यादा सम्मानजनक नहीं हो सकते? प्रिंसिपल आर्यन के व्यवहार से नाखुश थे।
आर्यन ने एक भौं उठाए और लापरवाह लहजे में कहा, मैं यहाँ पढ़ने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ केवल व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में हूँ। आपने अकादमी में मेरे आखिरी दौरे के बाद एक दिन बीत जाने के बाद भी अपने सौदे का हिस्सा पूरा नहीं किया और तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे अपनी हैसियत का उपयोग करके तमीज़ की मांग करो। मेरे आध्यात्मिक पत्थर कहाँ हैं? बातचीत हम आपके भुगतान करने के बाद कर सकते हैं। प्रिंसिपल की भौहें फड़कने लगीं। हम आपके भुगतान करने के बाद बात कर सकते हैं। आर्यन पीछे नहीं हटा। मैं तुम्हें बाद में भुगतान कर दूंगा। पहले मैं तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। 2 हफ्तों में हम काउंट के शहर जा रहे हैं जो बास चट्टान शहर है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ तैयार कर लो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, और क्या? खैर, मैं तुम्हारे साथ एक व्यापार सौदा करना चाहता हूँ। ओह, आप क्या चाहते हैं? जैसे ही उसने व्यापार के शब्द सुने, आर्यन सतर्क हो गया। मुझे तुम्हारे द्वारा बनाया गया एक रैंक 2 का हथियार चाहिए। क्या आप पक्के हैं? मेरा क्या मतलब है, क्या आप पक्के हैं? प्रिंसिपल चिढ़ने लगा। मैं महंगा हूँ। कितना? मुझे फायर स्टील से बना एक भाला चाहिए। मैं सामग्री प्रदान करूंगा और तुम्हें केवल इसे बनाना है। फायर स्टील वाला भाला। आर्यन ने सोचना शुरू किया और उसने आखिरकार एक जवाब दिया, 10,000 आध्यात्मिक पत्थर। प्रिंसिपल तुरंत गुस्सा हो गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? एक भाला जो रैंक 2 का है, उसकी कीमत इतनी कैसे हो सकती है? और मैं तुम्हें सामग्री दे रहा हूँ। यह मेरी कीमत है। अगर आप नहीं चाहते तो आपको सहमत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सहमत होने वाला मूर्ख होऊंगा। वह फिर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर मुड़ा और चलने लगा। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने वाला था, वह पीछे मुड़ा और कहा, 2 हफ्तों में टीम बास चट्टान शहर की ओर बढ़ेगी। टीम में 10 सदस्य होंगे और तुम पहले से ही उनमें से एक हो। रुको, आर्यन ने उसे पीछे से बुलाया। प्रिंसिपल के चेहरे पर एक स्मग मुस्कान थी जब वह मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अगले शब्द सुने, उसे तुरंत खुद को मारने का मन हुआ। आपने मुझे अभी तक भुगतान नहीं किया है, आर्यन ने अपना हाथ फैलाते हुए और मान करते हुए कहा। प्रिंसिपल ने अपने दांत भींचे और एक स्पेशल अंगूठी निकाली और उसे आर्यन की ओर फेंक दिया। फिर वह मुड़ा और चला गया। आर्यन ने एक संतुष्ट भाव के साथ आध्यात्मिक पत्थरों को गिना। फिर वह दूसरे कमरे की ओर मुड़ा और चिल्लाया, तुम अब बाहर आ सकते हो। तब वरुण गोलू के साथ बाहर आया। सैम, तो तुम स्कूल इसलिए आए क्योंकि प्रिंसिपल ने तुम्हें काउंट के शहर में भाग लेने के लिए काम पर रखा है? वह ये सुनकर काफी हैरान हुआ था। मामले को छोड़ो, तुम्हारे परिवार की अगली मासिक नीलामी के लिए कितना समय है? आर्यन ने वरुण के सवाल को नज़रअंदाज किया और सीधे उससे पूछा। खैर, 1 हफ्ते में। तुम क्यों पूछ रहे हो? वरुण ने जवाब दिया। मेरे पास इस बार बेचने के लिए कुछ है, आर्यन ने सोचते हुए जवाब दिया। तभी एक और व्यक्ति घर के अंदर आया। इस बार यह जय था और रोहन इस बार उसके साथ नहीं था। आर्यन ने उसे बैठने का इशारा किया और वरुण और गोलू की ओर मुड़ा। तुम्हें सावधान रहना बेहतर होगा। मैंने सुना है कि आलोक की तुम पर नज़र है। उसका पिता एक गोली मास्टर है और वह जूनियर्स को धमकाने का आदी है। वह एकोलाइट चरण में है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। हम तब अपनी विदा लेते हैं, वरुण ने कहा और गोलू के साथ चलने लगा। जब आर्यन ने आलोक लड़के के बारे में सुना तो वह वास्तव में डरा नहीं। तो तुम किस तरह की तलवार चाहते हो? पहले सामग्री पर एक नज़र डालो, जय ने कहा और फिर एक बड़ा चमड़े का बैग निकाला और आर्यन के सामने रख दिया। फिर उसने थैली खोली और सामग्री दिखाई। आर्यन सामग्री को देखकर काफी हैरान हुआ जब उसने भारी मात्रा में काली धातु की रेत देखी और उसे जांचने के लिए छुआ। काला उल्कापिंड रेत, आर्यन ने अनजाने में कहा। जय मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये वास्तव में काला उल्कापिंड रेत है। आर्यन पुष्टि सुनने के बाद हैरान था। काला उल्कापिंड रेत एक हथियार बनाने के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम सामग्रियों में से एक थी और यह सबसे अच्छी बात नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह है कि रेत का कोई विशिष्ट रैंक नहीं होता, क्योंकि समय बीतने के साथ सामग्री का रैंक बढ़ता है। उल्कापिंड रेत रैंक 1 से शुरू होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखकर अपना रैंक बढ़ाती है। यहाँ तक कि एक हथियार या कलाकृति में ढाले जाने के बाद भी यह उस साधक के साथ बेहतर होगा जिसने इसके साथ एक बंधन बनाया है। एक निश्चित स्तर तक पोषित होने के बाद यह एक आत्मा का पोषण करेगा। आत्मा वाले हथियार या कलाकृतियाँ उसी रैंक के किसी भी हथियार से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। अब ये सामग्री एक एकोलाइट के हाथों में थी। उसने परिणामों के बारे में सोचते ही ठंडक महसूस की। उसने जय को देखा और कुछ नहीं कहा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जय बोल पड़ा। मुझे पता है कि यह एक खतरनाक काम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ही इसे करने के लिए एकमात्र उपयुक्त व्यक्ति हो। मैं बहुमूल्य सामग्री के रहस्य को बनाए रखने के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? आर्यन ने एक हैरान भाव से पूछा। आखिर वे केवल 2 दिनों से एक दूसरे को जानते थे और केवल 12 घंटे से भी कम समय एक साथ बिताया था। जय ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं अपनी सहज ज्ञान पर भरोसा करता हूँ।
मेरा सहज ज्ञान मुझे बता रहा है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर सौदा करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। आर्यन ने बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर कुछ चुप्पी के बाद उसने कहा, सौदा क्या है? तुम अपनी वर्तमान क्षमताओं से सबसे अच्छी तलवार बनाओ और मैं तुम्हें भुगतान करूंगा। तो भुगतान क्या है? बाकी की काला उल्कापिंड रेत तुम्हारी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसपास की हवा स्थिर हो गई। क्या तुम पक्के हो? आर्यन ने ये पुष्टि करने के लिए पूछा कि उसने गलत नहीं सुना। जय ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास अभी रेत का कोई उपयोग नहीं है। ये केवल मेरे लिए एक बोझ होगा। कीमत केवल प्रसंस्करण के लिए ही नहीं, बल्कि उस रहस्य के लिए भी है जिसे तुम्हें हमें फंसाने से बचने के लिए बनाए रखना होगा। आर्यन ने एक पल के लिए विचार किया। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि बाकी की रेत के साथ क्या करना है। वह मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उसने जय को देखा और कहा, मैं ये करूंगा, लेकिन ये सही जगह नहीं है। हमें इसे सबसे गुप्त जगह पर करना होगा। चलो चलते हैं, आर्यन ने कहा और ऊर्जावान हो गया। जल्द ही वे दोनों कारीगर टॉवर पहुंचे। आर्यन टॉवर प्रमुख से मिला। क्या मेरे उपकरण तैयार हैं? आर्यन ने मिलते ही पूछा। टॉवर प्रमुख की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। वे बहुत पहले ही तैयार हैं। ठीक है, तो सब कुछ अभी भेज दो। इसे दोपहर तक स्थापित कर दो। मुझे कुछ जरूरी काम है, आर्यन ने कहा और बिना किसी जवाब का इंतजार किए जय के साथ चला गया। जब उसने उच्च गुणवत्ता वाले स्टारवुड का एक लट्ठा खरीदा, दोनों आर्यन और जय हवेली पहुंचे और कुछ समय बाद कारीगर टॉवर के कर्मचारी आए और आर्यन ने उन्हें भूतल पर एक खाली कमरा दिखाया और उन्हें बताया कि उन्हें कैसे स्थापित करना है और जय के साथ बैठने के लिए वापस चला गया। उसने स्टारवुड निकाला और एक खंजर निकाला। उसने नक्काशी शुरू कर दी और जय उसे रुचि के साथ देखने लगा। जब तक इंस्टॉलेशन पूरा नहीं हुआ, आर्यन लकड़ी पर नक्काशी करता रहा। जय बस रुचि के साथ देखता रहा। उन दोनों ने एक भी शब्द नहीं कहा। अंत में सभी कर्मचारियों के चले जाने के बाद आर्यन धलाई के कमरे में गया और जय उसके पीछे हो लिया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं अपने हस्ताक्षर छोड़ दूं? आर्यन ने जय से पूछा। ठीक है, जय ने जवाब दिया, जैसे उसे बिल्कुल भी कोई आपत्ति न हो। जल्द ही वे कमरे में दाखिल हुए। कमरा धलाई के लिए आवश्यक उपकरणों से भरा था और उपकरणों को पूरी तरह से स्थापित करने के बाद भी बहुत सारी जगह बची थी। आर्यन ने सभी उपकरणों को करीब से जांचा। फिर उसने कुछ संरचना के झंडे निकाले और एक संरचना बिछाने लगा और कुछ अग्नि तत्व के आध्यात्मिक पत्थर निकालकर उन्हें संरचना के नोड्स पर रख दिया। जल्द ही कमरा अग्नि तात्विक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। जय ने पूरी प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के देखा। संरचना पूरी होने के बाद आर्यन ने वह मिट्टी निकाली जिसका इस्तेमाल उसने कारीगर परीक्षा में किया था और अपने बनाए एक पैटर्न के लिए मिट्टी का सांचा तैयार करने लगा। यह आयताकार दिखता था और इसमें एक छोटा सा ऊर्ध्वाधर चीरा था। सांचा बनाने के बाद वह कढ़ाई पर वापस गया और फिर काला उल्कापिंड रेत लिया। उसने उसमें थोड़ी मात्रा डाली और उसे सुनहरी लपटों से पिघलाना शुरू कर दिया। जय ने अयस्क की छोटी मात्रा को देखकर भौहें से कुढ़ी, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद काला उल्कापिंड रेत पिघलने लगा और जल्द ही एक तरल में बदल गया। आर्यन ने तरल को सांचे में डाला और कढ़ाई को उसकी जगह पर वापस रख दिया। उसने फिर एक गहरी सांस ली और अपने भंडारण से कुछ धागे निकाले। ये दिव्य आत्मा रेशम कीट के रेशम से बने धागे थे। वह फिर से कढ़ाई में गया और काला उल्कापिंड रेत की एक और छोटी मात्रा डाली। इस बार मात्रा पिछली बार से भी कम थी। उसने उसे पिघलाना शुरू कर दिया और अयस्क के पूरी तरह से तरल में बदल जाने के बाद उसने किनारे से एक धागा उठाया और उसे पिघली हुई धातु के कुंड में पूरी तरह से डुबो दिया। धागे के पिघली हुई धातु के कुंड में पूरी तरह से भीग जाने के बाद उसने अपनी उंगलियों से, जो वर्तमान में तात्विक विलय के तहत थीं, धागे को उठाया और सिरे को सावधानी से पकड़कर दूसरे हाथ से धागे को निचोड़ा और टपकती हुई तरल धातु को निचोड़ते हुए पूरी लंबाई तक गया। हाफ। जय ने एक गहरी सांस ली जब उसने ये दृश्य देखकर खुद को संभाला। आखिर अग्नितात्विक मेज के लिए भी पिघली हुई धातु को छूना आसान नहीं था, लेकिन आर्यन ने इसे अपने भाव में बिना किसी बदलाव के किया। वह पूरी तरह से हैरान था। आर्यन ने इस बात की परवाह नहीं की कि जय के दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। वह पूरी तरह से प्रक्रिया पर केंद्रित था और प्रत्येक धागे को डुबोकर उन्हें निचोड़ता रहा। उसने सभी धागों को एक तरफ रख दिया और उन्हें ठंडा होने दिया। उसने फिर से काला उल्कापिंड रेत का बैग निकाला और इस बार उसने बैग का 1/3 हिस्सा डाला। उसने रेत डाली और उसे पिघलाना शुरू कर दिया। इस बार वह सीधे अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वह चारों ओर की अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा में हेरफेर कर रहा था। समय बीतता गया और जब तक सूरज डूबा तब तक ये पिघलने के संकेत दिखाने लगा। जल्द ही अंधेरा हो गया और धातु पिघलने लगी और जब तक ये पूरी तरह से महीन तरल में बदलने के कगार पर थी, आर्यन ने गर्मी बढ़ाना शुरू कर दिया। इस समय तक आर्यन पहले से ही पीला पड़ चुका था और उसकी बनियान पसीने से भीगी हुई थी। धातु के अंत में एक तरल के कुंड में बदल जाने के बाद उसने अंत में लौ बंद कर दी।
इस समय तक आर्यन भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह जल्दी से हिला और पिघली हुई धातु को मिट्टी के फर्श पर एक पतली फिल्म की तरह समान रूप से डाल दिया। उसे डालने के बाद उसने कड़ाही को उसकी जगह पर वापस रख दिया और कुछ अग्नि आध्यात्मिक पत्थर निकालकर आध्यात्मिक ऊर्जा सोखने लगा। 1 घंटे के बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोली और पतली तरल फिल्म की ओर बढ़ा, जो अब तक लगभग जम चुकी थी लेकिन अभी भी बहुत गर्म थी। उसके हाथ सुनहरी रोशनी में चमक उठे। उसने फिर धातु की चादर को ठीक आधा मोड़ा और एक हथौड़ा लेकर उसे विशाल निहाई पर रखकर पीटना शुरू कर दिया। आर्यन इस समय आधुनिक पृथ्वी पर जापानी तलवार बनाने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक पुरानी तकनीक का उपयोग कर रहा था। इस प्रक्रिया में ब्लेड को धातु की परत दर परत मोड़कर और उसे बार बार गर्म करके हथौड़े से पीटकर बनाया जाता है। आर्यन इस समय एक हाथ से गर्मी लगा रहा था और दूसरे हाथ से हथौड़ा मार रहा था और उसने उसे बीच में मोड़ दिया। चौड़े कमरे में केवल धातु से धातु टकराने की आवाज़ ही सुनी जा सकती थी और फर्श कांप रहा था। जय ने बस देखा कि आर्यन अपनी पूरी ताकत से धातु को आकार में पीट रहा है। उसकी आंखों में एक नया सम्मान था। वह समझ गया कि आर्यन को खुद पर गर्व क्यों है। वह ये भी समझ गया कि आर्यन को दूसरों पर बढ़त क्यों मिली। उसकी तकनीकें अपरंपरागत थीं, उसके काम करने के तरीके अलग थे। लेकिन आर्यन ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा था। उसकी गंभीरता ने उसे अपने किए अनुरोध के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम सबसे अच्छी तलवार बनाओ जो तुम बना सकते हो। और परिदृश्य को देखते हुए आर्यन वास्तव में यही कर रहा था। 1 घंटे तक विभिन्न आवृत्तियों पर ब्लेड को पीटने के बाद आर्यन ने ब्लेड को उठाया। उसने एक बड़ी कांच की बोतल निकाली जो परीक्षण के मैदान में इकट्ठे किए गए जानवर के खून से भरी थी और फिर उसे पूरे ब्लेड पर समान रूप से डाल दिया। ब्लेड से टकराते ही खून एक खूनी गंध और लाल वाष्प के साथ वाष्पित हो गया। वाष्प के चले जाने के बाद जय को आखिरकार ब्लेड को साफ साफ देखने का मौका मिला। काले रंग से कमरे में रोशनी करने वाले उपकरण के नीचे एक हल्की सी चमक आ रही थी। आर्यन ने संतुष्ट मुस्कान के साथ ब्लेड को देखा। उसने फिर ब्लेड को सावधानी से निहाई पर रखा और प्रक्रिया की शुरुआत में बनाए गए सांचे पर वापस चला गया। उसने सांचे को ढहा दिया और एक काला धातु का ऑब्जेक्ट निकाला। ये हैंडल था। उसने हैंडल से गंदगी साफ की और घिसाई के पत्थर पर जाकर घिसना शुरू कर दिया। हैंडल के जंक्शन पर एक जटिल आकार था जो आर्यन ने बेतरतीब ढंग से बनाया था ताकि यह एक तरफ बेहतर दिखे और दूसरी तरफ डबल एस का प्रतीक था। आर्यन ने हैंडल की घिसाई पूरी की और फिर चीरे को गर्म किया। उसने ब्लेड को अपने हाथों में लिया और फिर ब्लेड के नीचे के नुकीले उभार को गर्म किया जो हैंडल में जाना था। हैंडल जोड़ने के बाद उसने ब्लेड को धीरे धीरे और आसानी से घिसना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। जय ने दृश्य को देखा और वह चकित महसूस कर रहा था। आर्यन एक तलवार घिसता हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक माता पिता की तरह एक बच्चे को संवार रहा था। धीरे धीरे रात गहरी और गहरी होती गई और आर्यन को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जब वह अंत में काम पूरा कर चुका था तो भोर होने में केवल 1 घंटा बाकी था। जय ने ब्लेड को देखा जो एक तेज आभा दे रहा था। जैसे ही वह पहुंचने वाला था आर्यन ने उसे रुकने का इशारा किया। उसकी हैरान नज़र के नीचे आर्यन ने तलवार ली और उन धागों को उठाया जिन्हें उसने ठंडा होने के लिए छोड़ा था। धागे अब पूरी तरह से काले रंग के थे और जैसे ही जय ने सोचा कि वे ठोस तार बन गए हैं, उसने देखा कि जब आर्यन ने उन्हें उठाया तो वे एक असली धागे की तरह गिर रहे थे, क्योंकि उसने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था जो भारतीय पारंपरिक वस्त्रों में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती थी। भारत में, विशेष रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कांचीपुरम में पारंपरिक भारतीय साड़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वे एक ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें पारंपरिक रेशम के साथ सोने का उपयोग करके सोने के धागे बनाए जाते हैं जिनसे वे मूल्यवान साड़ियाँ बनाते हैं। आर्यन ने इन धागों को बनाने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसने धागे लिए और फिर बैठ गया और तलवार को अपनी गोद में रख लिया। फिर उसने एक धागा लिया और उसे हैंडल पर लपेटना शुरू कर दिया और जब तक पूरा हैंडल हो गया तब तक केवल थोड़ी मात्रा में धागा बचा था। आर्यन खड़ा हुआ और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ पूरी तलवार को महसूस किया। उसने फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली और उसने तलवार को निहाई के ऊपर घुमाया। तलवार ने हवा को चीरते हुए एक तीखी आवाज़ निकाली और सीधे निहाई से गुजर गई। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद निहाई का ऊपरी हिस्सा फिसलकर नीचे गिर गया। तलवार चमकी जब सूरज उगा और प्रकाश की एक किरण ब्लेड से टकराए। ब्लेड चमका जैसे कि अपनी भव्यता दिखा रहा हो जब उसने तलवार को हवा में ऊंचा उठाया। आर्यन मुस्कुराया और धीरे धीरे वहीं बेहोश हो गया। जय ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया और उसके हाथ से तलवार ले ली। उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई जब उसने तलवार पकड़ी। तलवार ऐसी लग रही थी जैसे वह अन्य सभी हथियारों से ऊपर एक शासक हो। जब उसने उसे हिलाने की कोशिश की तो उसे उससे एक हल्का सा प्रतिरोध महसूस हुआ। उसने गहरी प्रशंसा से आर्यन को देखा और उसकी आंखों में केवल एक संतुष्ट मुस्कान देखी जब वह सो गया था। जब तक इंस्टॉलेशन पूरा नहीं हुआ, आर्यन लकड़ी पर नक्काशी करता रहा। जय बस रुचि के साथ देखता रहा।
उन दोनों ने एक भी शब्द नहीं कहा। अंत में सभी कर्मचारियों के चले जाने के बाद आर्यन धलाई के कमरे में गया और जय उसके पीछे हो लिया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी अगर मैं अपने हस्ताक्षर छोड़ दूं? आर्यन ने जय से पूछा। ठीक है, जय ने जवाब दिया, जैसे उसे बिल्कुल भी कोई आपत्ति न हो। जल्द ही वे कमरे में दाखिल हुए। कमरा ढलाई के लिए आवश्यक उपकरणों से भरा था। आर्यन ने वह मिट्टी निकाली जिसका इस्तेमाल उसने कारीगर परीक्षा में किया था और अपने बनाए एक पैटर्न के लिए मिट्टी का सांचा तैयार करने लगा। सांचा बनाने के बाद वह कढ़ाई पर वापस गया और फिर काला उल्कापिंड रेत लिया। उसने उसमें थोड़ी मात्रा डाली और उसे सुनहरी लपटों से पिघलाना शुरू कर दिया। 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद काला उल्कापिंड रेत पिघलने लगा और जल्द ही एक तरल में बदल गया। आर्यन ने तरल को सांचे में डाला। उसने फिर एक गहरी सांस ली और अपने भंडारण से कुछ धागे निकाले। ये दिव्य आत्मा रेशम कीट के रेशम से बने धागे थे। वह फिर से कढ़ाई में गया और काला उल्कापिंड रेत की एक और छोटी मात्रा डाली। इस बार मात्रा पिछली बार से भी कम थी। उसने उसे पिघलाना शुरू कर दिया और अयस्क के पूरी तरह से तरल में बदल जाने के बाद उसने किनारे से एक धागा उठाया और उसे पिघली हुई धातु के कुंड में पूरी तरह से डुबो दिया। धागे के पिघली हुई धातु के कुंड में पूरी तरह से भीग जाने के बाद उसने अपनी उंगलियों से, जो वर्तमान में तात्विक विलय के तहत थीं, धागे को उठाया और सिरे को सावधानी से पकड़कर दूसरे हाथ से धागे को निचोड़ा। हाफ, जय ने एक गहरी सांस ली जब उसने ये दृश्य देखकर खुद को संभाला। आखिर अग्नितात्विक मेज के लिए भी पिघली हुई धातु को छूना आसान नहीं था, लेकिन आर्यन ने इसे अपने भाव में बिना किसी बदलाव के किया। वह पूरी तरह से हैरान था। आर्यन ने इस बात की परवाह नहीं की कि जय के दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। वह पूरी तरह से प्रक्रिया पर केंद्रित था और प्रत्येक धागे को डुबोकर उन्हें निचोड़ता रहा। उसने सभी धागों को एक तरफ रख दिया और उन्हें ठंडा होने दिया। उसने फिर से काला उल्कापिंड रेत का बैग निकाला और इस बार उसने बैग का 1/3 हिस्सा डाला। उसने रेत डाली और उसे पिघलाना शुरू कर दिया। इस बार वह सीधे अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वह चारों ओर की अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा में हेरफेर कर रहा था। समय बीतता गया और जब तक सूरज डूबा तब तक ये पिघलने के संकेत दिखाने लगा। धातु के अंत में एक तरल के कुंड में बदल जाने के बाद उसने अंत में लौ बंद कर दी। इस समय तक आर्यन भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह जल्दी से हिला और पिघली हुई धातु को मिट्टी के फर्श पर एक पतली फिल्म की तरह समान रूप से डाल दिया। 1 घंटे के बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोली और पतली तरल फिल्म की ओर बढ़ा। उसके हाथ सुनहरी रोशनी में चमक उठे। उसने फिर धातु की चादर को ठीक आधा मोड़ा और एक हथौड़ा लेकर उसे विशाल निहाई पर रखकर पीटना शुरू कर दिया। आर्यन इस समय आधुनिक पृथ्वी पर जापानी तलवार बनाने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक पुरानी तकनीक का उपयोग कर रहा था। चौड़े कमरे में केवल धातु से धातु टकराने की आवाज़ ही सुनी जा सकती थी और फर्श कांप रहा था। जय ने बस देखा कि आर्यन अपनी पूरी ताकत से धातु को आकार में पीट रहा है। उसकी आंखों में एक नया सम्मान था। वह समझ गया कि आर्यन को खुद पर गर्व क्यों है। पिछला दिन जय आर्यन को उसके कमरे में ले गया और उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया और नीचे आ गया। उसने मेज पर रखी काली तलवार को देखा। उसने तलवार ली और उसके हर हिस्से को सावधानी से सहलाया, तलवार से आने वाली विशेषज्ञ कारीगरी और बेहतर आभा को महसूस करते हुए। तलवार कुल मिलाकर 3 फुट से थोड़ी कम लंबी थी और ब्लेड खुद 2 फुट से थोड़ा ज्यादा था। यह एक धार वाला ब्लेड था जो महीन और तेज था। वह जानवर के खून से निकलने वाली आभा को भी महसूस कर सकता था, जिसका इस्तेमाल इसे बुझाने के लिए किया गया था। समय धीरे धीरे बीतता गया और जय ने बस तलवार पकड़ी और उसके साथ सहज होने के लिए उसे चलाने की कोशिश की और धीरे धीरे प्रतिरोध कम होने लगा। बहुत देर बाद, दोपहर से कुछ घंटे पहले, जय ने सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि आर्यन अपने सामान्य शांत भाव के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। क्या ये काफ़ी अच्छी है? आर्यन ने तलवार को देखते हुए पूछा। यह उससे कहीं ज्यादा है जिसकी मैं मांग कर सकता था। क्या तुम पक्के हो कि तुम बाकी की काली उल्कापिंड रेत मुझे देना चाहते हो? आर्यन ने पूछा, क्योंकि उसे लगा कि सौदा पूरी तरह से केवल उसके लिए फायदेमंद है। जय ने बस एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और फिर जवाब दिया, मेरे पास इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा एक कारीगर इसे असली खजाना बना सकता है। वैसे भी, अगर तुम्हें लगता है कि कीमत बहुत ज्यादा है, तो मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। तुम्हें भविष्य में मेरा एक अनुरोध मानना होगा, लेकिन चिंता मत करो, अनुरोध तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। आर्यन ने थोड़ा विचार किया और अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जय ने हिचकिचाहट से पूछा। वह जानता था कि उसका अनुरोध अशिष्ट था। आखिर एक कारीगर की तकनीक एक मूल्यवान ज्ञान थी और हर कोई इसे बस देख नहीं सकता था। लेकिन वह बस खुद को ये समझाने में कामयाब नहीं हो सका कि वह ये देखने का अवसर छोड़ दे कि आर्यन काली उल्कापिंड रेत के साथ कैसे काम करने जा रहा है। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जरूर। उसका जवाब इतना लापरवाह था। जय थोड़ा चकित था और प्रतिक्रिया नहीं दे सका जब आर्यन ढलाई के कमरे की ओर बढ़ा। वर्तमान
1 घंटे तक विभिन्न आवृत्तियों पर ब्लेड को पीटने के बाद आर्यन ने ब्लेड को उठाया। उसने एक बड़ी कांच की बोतल निकाली जो जानवर के खून से भरी थी और फिर उसे पूरे ब्लेड पर समान रूप से डाल दिया। ब्लेड से टकराते ही खून एक खूनी गंध और लाल वाष्प के साथ वाष्पित हो गया। आर्यन ने हैंडल की घिसाई पूरी की, फिर ब्लेड और हैंडल को गर्म करके जोड़ दिया। वह ब्लेड को धीरे धीरे और आसानी से घिसने लगा। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। जय ने दृश्य को देखा और वह चकित महसूस कर रहा था। आर्यन एक तलवार घिसता हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक माता पिता की तरह एक बच्चे को संवार रहा था। जब वह अंत में काम पूरा कर चुका था तो भोर होने में केवल 1 घंटा बाकी था। जय ने ब्लेड को देखा जो एक तेज आभा दे रहा था। जैसे ही वह पहुंचने वाला था, आर्यन ने उसे रुकने का इशारा किया। उसकी हैरान नज़र के नीचे आर्यन ने तलवार ली और उन धागों को उठाया जिन्हें उसने ठंडा होने के लिए छोड़ा था। आर्यन ने धागे लिए और फिर बैठ गया और तलवार को अपनी गोद में रख लिया। फिर उसने एक धागा लिया और उसे हैंडल पर लपेटना शुरू कर दिया और जब तक पूरा हैंडल हो गया तब तक केवल थोड़ी मात्रा में धागा बचा था। आर्यन खड़ा हुआ और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ पूरी तलवार को महसूस किया। उसने फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली और उसने तलवार को निहाई के ऊपर घुमाया। तलवार ने हवा को चीरते हुए एक तीखी आवाज निकाली और सीधे निहाई से गुजर गई। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद निहाई का ऊपरी हिस्सा फिसलकर नीचे गिर गया। तलवार चमकी जब सूरज उगा और प्रकाश की एक किरण ब्लेड से टकराए। आर्यन मुस्कुराया और धीरे धीरे वहीं बेहोश हो गया। जय ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया और उसके हाथ से तलवार ले ली। जब जय कमरे के अंदर गया तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वहां लकड़ी के पुतले और बड़ी मेज थी। एक दर्जी के लिए आवश्यक सभी उपकरण थे। उसने सभी उपकरणों और आर्यन को देखा। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि यह ठंडा लड़का एक दर्जी होगा। ये भी पहली बार था जब आर्यन कमरे में आया था और सभी उपकरणों का निरीक्षण किया था। ये कमरा वरुण ने तब तैयार किया था जब वह दिव्य आयाम के अंदर 2 महीने तक प्रशिक्षण ले रहा था। सब कुछ का निरीक्षण करने के बाद उसने अपना काला पंख वाला कोट निकाला जिसे उसने ढलाई करते समय अपने भंडारण में रखा था और उसे मेज पर रख दिया। उसने मेज की दराज से 2 बड़ी सुइयां निकालीं और धागे को सुई के छेद में डाला। ये सुइयां टेपेस्ट्री सुई कहलाती थीं जो कपड़े बुनने के लिए बहुत सामान्य उपकरण थीं। उसने उच्च निपुणता और गति के साथ कुशलता से बुनाई शुरू कर दी क्योंकि उसने हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था। जय हाथों की परछाइयों को घूर रहा था और उसे चक्कर आ रहा था। उसने आर्यन के एकाग्र चेहरे को देखा और फिर उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जिसने बिना सोचे समझे या पलक झपकाए करण के अंगों को फाड़ दिया था, यहाँ तक कि जब सारा खून उसके चेहरे पर अकलेबुस था। कोई तुलना नहीं थी। कोई भी ये कल्पना नहीं करेगा कि जो आर्यन किसी को मार सकता था, जिससे उसे देखने वाले भी डरते थे, अब एक कपड़ा बुन रहा है। समय धीरे धीरे उड़ गया और आर्यन ने बस बुना और कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा आकार लेने लगा। समय उड़ गया और आधी रात हो गई। क्लैंग, एक परेशान करने वाली आवाज के साथ कैंची टूट गई। तभी आर्यन अपनी धुन से बाहर आया और फिर टूटी हुई कैंची को और फिर कपड़े को देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस कपड़े को एक सामान्य कैंची से नहीं काट सकता। क्या मैं तुम्हारी तलवार उधार ले सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। जय अपने सदमे से बाहर आया और फिर अपने भंडारण से काली तलवार निकाली। आर्यन ने तलवार पकड़ी और फिर कपड़ा जय को दिया। इस कपड़े को इन 2 जगहों पर पकड़ो। आर्यन ने एक कदम पीछे लिया और तलवार को कसकर पकड़ा। फिर एक झूले के साथ कमरे में एक तलवार की तीखी आवाज सुनी जा सकती थी और कपड़ा 2 हो गया। जय लगभग अपनी त्वचा से बाहर कूद गया जब उसने आर्यन को अपनी चाल चलते देखा। जल्द ही तलवार की तीखी आवाज लगातार सुनी जा सकती थी और विभिन्न आकार के कपड़े के कई टुकड़े देखे जा सकते थे। कुछ मिनटों के बाद वह वापस आया। उसके हाथ में एक काली सुई थी। फिर उसने कपड़ों को पुतले पर रखा और उसी बचे हुए धागे से सिलाई शुरू कर दी। काम पूरा होने के बाद पुतले पर एक कोट था। जय ने कोट को देखा और फिर मेज पर पंख के पैटर्न वाले काले कोट को देखा। लेकिन जैसे ही वह दोनों की तुलना करने वाला था, उसने आर्यन को पंख वाला कोट जलाते हुए देखा और कुछ ही मिनटों में गायब होती सुनहरी लपटों के अंदर केवल काले पंखों का एक ढेर बचा था। जय इस बार 2 बातों से हैरान था। पहली, पंख असली थे। दूसरी, आर्यन पंखों को जला नहीं सका। आर्यन ने पंख लिए और अपनी कढ़ाई शुरू कर दी, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया था। जय को वही एहसास हुआ जो वरुण और अन्य लोगों को हुआ था जब उन्होंने आर्यन को उसके हैंडसम चेहरे पर एक मुस्कान के साथ काम करते हुए देखा था। जब तक आर्यन का काम पूरा हुआ, बाहर से पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनी जा सकती थी। तभी जय अपने सदमे से बाहर आया और महसूस किया कि सुबह हो चुकी है। आर्यन ने नया कोट पुतले से उतारा और उसे पहन लिया। जय ने बस उसे राजसी ढंग से खड़े देखा जब उसने कोट पहना और एक सर्वोच्च आभा दी। आर्यन को कोट पहनते हुए एक देजावू का एहसास हुआ। ये ठीक वैसा ही था जैसा उसने पिछली बार अग्निशिला गांव में किया था। वह कोट को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका।
गुड़गुड़। अचानक पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज ने चुप्पी को तोड़ दिया और आर्यन ने अपने पेट को देखा क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। फिर उसने जय को देखा जो अभी अभी सदमे से बाहर आया था और कहा, कुछ खाना है। आर्यन और जय नदी किनारे बैठे थे जहां आर्यन आमतौर पर वरुण और अन्य लोगों के साथ खाता था। इस बार आग पर एक विशाल पक्षी भुन रहा था। सैम, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। जय ने चुप्पी तोड़ी। वह क्या होगा? आर्यन ने पक्षी को पलटते हुए पूछा। क्या तुम्हें और उल्कापिंड रेत चाहिए? इस पंक्ति ने आर्यन का पूरा ध्यान खींच लिया। वह जय की ओर मुड़ा और उसे एक गंभीर भाव से देखने लगा। तुम्हारे पास और है? उसने पूछा। नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां तुम इसे पा सकते हो, जय ने उसी शांत लहजे में जवाब दिया। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? आर्यन ने थोड़ी सावधानी से पूछा। काला उल्कापिंड रेत खुद एक सबूत है। यही बात इसे और भी संदिग्ध बना रही है। भले ही तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी न हो, तुम मुझे लालच देकर फंसाने के लिए कोई और इरादा रख सकते हो। आखिर अगर तुम सच में उस स्थान को जानते हो जहां उल्कापिंड रेत है, तो तुम एक उच्च स्तरीय रईस परिवार या बेहतर होगा कि शाही परिवार के साथ एक सौदा कर सकते हो। तुम अपनी जिंदगी विलासिता में जी सकते हो। तुम यहाँ इस तरह के एक पिछड़े शहर में आकर उस कीमती संसाधन का उपयोग करके मुझसे सौदा क्यों करोगे? आर्यन ने स्पष्ट रूप से कहा। आर्यन की अटकलों पर जय ने अपना सिर हिलाया और एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहे। मुझे तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं, बस मुझे पूरे मामले की सच्चाई बताओ। मुझे नहीं पता कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन चूंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे पिता मूल रूप से शाही राजधानी से थे। वह एक बार एक अभियान पर एक समूह के साथ गए थे। उस समय समूह एक छोटे से द्वीप पर गया और फिर सभी प्रकार की उल्कापिंड रेत की एक बड़ी मात्रा की खोज की। मेरे पिता और समूह के अन्य सदस्य इसे पाकर बहुत खुश थे और सभी ने एक प्रकार की उल्कापिंड रेत की एक छोटी मात्रा ली और फिर एक समझौता किया कि सभी को द्वीप को गुप्त रखना चाहिए और वे सभी केवल साल में एक बार एक छोटी मात्रा लेने के लिए एक ही समय में वापस आ सकते हैं ताकि कोई संदेह न हो। उन्होंने एक आत्मा की शपथ ली और अगली बार मिलने का समझौता करने के बाद सभी अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्हें पहले ही धोखा दिया जा चुका है। एक लड़के ने शपथ लेने से पहले ही अपनी संस्था को खबर भेज दी थी। उन्होंने पहले ही समूह के बाकी लोगों पर कुछ ट्रैकर मंत्र डाल दिए थे और अगले ही दिनों में उनका शिकार कर लिया था। लेकिन मेरे पिता ने पहले ही कुछ तैयारी कर ली थी। लेकिन वे फिर भी हमें ढूंढने में कामयाब रहे और उन्होंने दुश्मनों का सामना किया और मेरी माँ और मुझे भागने दिया। मेरी माँ फिर मेरे साथ गांव भाग गई। जो काला उल्कापिंड रेत मैंने कल निकाला था वह वही है जो मेरे पिता ने दिया था, जय ने थोड़ा दुखी महसूस करते हुए कहा। कितना समय हो गया है? आर्यन ने शांति से पूछा। 15 साल, जय ने उतने ही शांत लेकिन उदास लहजे में जवाब दिया। तो तुम उस समय सिर्फ एक शिशु थे। तुम्हें ये सब कैसे पता? आर्यन ने कुछ संदेह के साथ पूछा। जय ने बस एक आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर उसने एक स्क्रॉल निकाला और उसे आर्यन को दिया। यह मुझे हाल ही में मिला है। मेरी माँ 1 साल पहले मर गई और फिर उसने मुझे ये स्क्रॉल दिया। आर्यन ने स्क्रॉल लिया और सब कुछ पढ़ा। स्क्रॉल में कमोबेश वही था जो जय ने कहा था, लेकिन एक अतिरिक्त जानकारी थी। वह था संस्था का नाम। इसे काला पानी संगठन कहा जाता था। आर्यन ने जय को देखा और पूछा, तो सौदा क्या है? मैं काला पानी संगठन को नष्ट करने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ, जय ने एक ठंडे लहजे में कहा। मैं पैसे के लिए मारने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। भले ही मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, काला पानी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरे पास उन्हें नष्ट करने का कोई कारण नहीं है, आर्यन ने कहा। इस पर एक नज़र डालो। जय ने एक और स्क्रॉल आर्यन की ओर फेंका। आर्यन ने उसे एक हैरान नज़र से खोला और उसकी सामग्री को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। ये संस्था के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। वे सभी प्रकार के गलत धंधों का हिस्सा थे। आर्यन को आधुनिक पृथ्वी पर माफिया की याद आ गई। ये काला पानी इस दुनिया का माफिया का संस्करण था। जैसे ही वह कहने वाला था कि अगर काला पानी इन तरह के धंधों में शामिल है तो यह उसका कोई काम नहीं है, उसने सूची का आखिरी हिस्सा देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वह गहरी सोच में डूब गया। उसे वास्तव में सूची की शुरुआत की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन सूची के आखिरी हिस्से ने उसे वास्तव में इस संस्था से घृणा करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? आर्यन ने जय को देखते हुए पूछा। मेरे पिता शाही परिवार के लिए काम करते थे। उन्होंने जितनी हो सके उतनी जानकारी एकत्र की और उसे दूसरे स्क्रॉल के साथ मेरी माँ को दे दिया। जय के समाप्त करने के बाद आर्यन कुछ देर चुप रहा और फिर कुछ हिचकिचाहट के साथ आखिरी पंक्ति को देखा। तब उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। मैं बस सीधे बल के साथ संस्था पर हमला नहीं करूंगा और मैं सीधे लाइमलाइट में नहीं आने वाला हूं। लेकिन जब भी तुम कोई चाल चलने वाले हो, तुम्हें मुझे बताना होगा और मैं इसे इस तरह से योजना बनाऊंगा कि तुम उन्हें अधिकतम नुकसान पहुंचा सको। मैं केवल तभी लाइमलाइट में आऊंगा जब वे मुझ पर अपनी नज़रें डालेंगे।
मैं केवल तभी भुगतान लूंगा जब तुम संतुष्ट महसूस करोगे और मैं केवल अपने प्रदान किए गए काम के लिए ही इसे लूंगा। आर्यन के शब्द सुनकर जय थोड़ा हैरान हुआ। वह मुख्य रूप से आर्यन से इस सौदे के लिए उसकी अपार क्षमता के कारण पूछ रहा था, लेकिन जब उसने आर्यन के शब्दों में आत्मविश्वास सुना तो वह थोड़ा प्रलोभित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी हिचकिचाहट को महसूस करते हुए आर्यन ने फिर से कहा, स्क्रॉल में दी गई जानकारी के अनुसार काला पानी कई शाखाओं वाली एक विशाल संस्था है। चलो हमारे सौदे को एक टेस्ट रन देते हैं। अगर हम काउंट के शहर जाते हैं तो वहाँ एक शाखा हो सकती है। हम कुछ व्यवस्था करेंगे और वहाँ की शाखा को खत्म कर देंगे। तो तुम उसके बाद सहयोग के बारे में सोच सकते हो। जय ने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिलाया। मैं इससे ठीक हूँ, लेकिन हम काउंट के शहर कब जाएंगे? हमें अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम आज स्कूल वापस जाओ और फिर वहीं इंतज़ार करो। 12 दिनों में काउंट के शहर भेजे जाने के लिए लोगों की एक टीम चुनी जाएगी। तो चयन की खबर हो सकती है और तुम उसमें अपना हाथ आजमा सकते हो। अगर तुम इसे कर सकते हो तो हमें मुफ्त की सवारी मिलेगी। जय थोड़ा हैरान हुआ और शांत हो गया। उसने आर्यन पर सिर हिलाया और अपना हाथ बढ़ाया। सौदा पक्का, सौदा पक्का। फिर जल्द ही चुप हो गए और मांस चबाने लगे। अंडस्को। इस बीच क्रिम्सन फ्लेम परिवार में माहौल थोड़ा उदास था। बैठक कक्ष इस उदासी से भरा हुआ था क्योंकि परिवार का मुखिया मुख्य कुर्सी पर बैठा था और सभी एल्डर एक सीट ले चुके थे। एक महिला जो रो रही थी परिवार के मुखिया के बगल में बैठी थी। ज्वाला केंद्र में खड़ी थी और परिवार के मुखिया को देख रही थी। ज्वाला, क्या तुम परिवार के लिए ये कर सकती हो? परिवार के मुखिया ने ज्वाला से एक गिड़गिड़ाती लहजे में पूछा। नहीं पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस पर कोई चाल न चलें। आपने मना कर दिया और उसे मारने के लिए लोग भेजे। ... अब आप उससे मिलना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके पास ऐसी हैसियत है जिसे आप नाराज नहीं कर सकते। माफ़ कीजिए पिताजी, मैंने पहले ही वह कर दिया है जो मैं कर सकती थी और पहले ही उससे हमारे प्रति नरमी बरतने का अनुरोध किया है। अगर आप उसे और नहीं उकसाते हैं तो वह नरमी बरतेगा। मैं उससे आपसे मिलने का अनुरोध करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती। आखिर भले ही वह उदार है और हमारी दोस्ती की वजह से मेरे लिए ऐसा कर सकता है, उसके बाद मेरे पास उसे दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। मुझमें अभी भी कुछ शर्म बची है, ज्वाला ने निराशा से भरे लहजे में कहा। ज्वाला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें हमारे परिवार के लिए कुछ करना होगा, बगल से एक एल्डर ने सुझाव दिया। और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मैंने ये गड़बड़ नहीं की है। आप सम्मानित एल्डरों ने की है और आपके पास मुझसे इसे साफ करने के लिए कहने का चेहरा है। सपने देखते रहो, उसने कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। एक युवा लड़की द्वारा फटकार लगाए जाने पर सभी एल्डर शर्मिंदा दिखे। क्या बकवास है, हमने करण जैसे एक जीनियस को खो दिया है और हमने ऐसे राक्षसी प्रतिभा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने का मौका भी खो दिया है। और इससे भी बदतर, हमने उसे नाराज कर दिया है। जब कोई मौत की चुनौती जारी करता है और अपने भागने के टोकन को दांव पर रखता है तो अन्य एल्डर लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जबकि वे परीक्षण के मैदान में होते हैं। असल में जज इसकी इजाज़त नहीं देगा, मुखिया ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन क्या जज भी अकादमी का हिस्सा नहीं है और क्या वह भी इंसान नहीं है? वह नियमों को तोड़ मरोड़ सकता है ना? नहीं, संरचना ही जज है। कोई भी इंसान मूल्यांकन का न्याय करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। अंडस्को। आर्यन ने अपना भोजन समाप्त किया और जय के साथ शहर चला गया। वे बाजार गए और आर्यन ने सिलाई के लिए बहुत सारी सामग्री, ढलाई के लिए कच्चा माल और शिलालेख स्याही के लिए बहुत सारी सामग्री खरीदी। सैम, तुम इतना ज्यादा क्यों खरीद रहे हो? उसने अपनी उत्सुकता छिपाने में असफल होते हुए पूछा। मुझे कुछ पैसे कमाने हैं, आर्यन ने कहा और अपनी खरीदारी का दौर जारी रखा। जब तक आर्यन अपनी हवेली वापस आया तब तक दोपहर हो चुकी थी। जय अकादमी वापस चला गया था। अपनी हवेली में प्रवेश करने के बाद आर्यन एक कुर्सी पर बैठ गया और एक पल की चुप्पी के बाद वह बोला, मुझे बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं हैं। तो बेहतर होगा कि तुम तब बाहर आ जाओ जब मैं अच्छे से पेश आ रहा हूँ। पुस्तकालय में अपनी पुस्तक समाप्त करने के उपरांत आर्यन अपने निवास स्थान पर लौट आया, किंतु प्रवेश द्वार पर ही किसी ने उसका मार्ग रोक लिया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसे रोका था, पर वह उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। अतः उसने बस उसे अनदेखा किया और उसके पास से निकल गया। वहीं रुको, उसका मार्ग रोकने वाले व्यक्ति ने ऊंचे स्वर में कहा, किंतु आर्यन ने तनिक भी परवाह नहीं की। यदि तुम अभी नहीं रुके तो तुम्हें इसका पश्चाताप होगा, उसने पुनः ऊंचे स्वर में कहा, परंतु इस बार भी उसे दरवाजा बंद होने की ध्वनि के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं मिला। उसने केवल अपने दांत पीसे और मन ही मन अपशब्द कहते हुए मुड़ गया। आर्यन दिव्य आयाम में प्रविष्ट हुआ और अब पुस्तकालय में था। उसने अयस्क विश्वकोश की दिव्य इच्छाओं को आत्मसात किया और फिर उस ज्ञान को पचाने के लिए पद्मासन में बैठ गया। इस बीच तृतीय वर्ष के छात्रों के आवास पर जिस युवक ने पहले आर्यन का मार्ग रोका था
वह एक अन्य तृतीय वर्ष के छात्र के समक्ष विनम्रतापूर्वक खड़ा था और कह रहा था, वह अत्यंत अहंकारी है स्वामी। उसने मेरी बात सुनने तक का कष्ट नहीं किया और मुझसे ऐसा व्यवहार किया जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही न हो। वह अत्यधिक अभिमानी है। तो क्या हुआ यदि वह विभिन्न पेशों में निपुण है? क्या वह नहीं जानता कि मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता द्वितीय श्रेणी के औषधि गुरु हैं। क्या वह सच में सोचता है कि एक कारीगर और एक औषधि गुरु समान हैं? औषधि गुरु के संपर्क सभी प्रकार के शक्तिशाली गृहों, चिकित्सकों और औषधि से संबंधित किसी भी कार्य से होते हैं। मुझे लगता है कि वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या हितकर है। उस पर दृष्टि रखो और जब वह घर से बाहर निकले तो मुझे सूचित करना। मैं उसे स्वयं कुछ शिष्टाचार सिखाऊंगा। उस युवक ने अत्यंत चिड़चिड़े भाव से बोलते हुए कहा। सूचना देने वाला अनुचर केवल मौन रहा और धीरे धीरे बाहर निकल गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, इस नवागंतुक का समय कठिन होने वाला है। पिछली बार इस दुष्ट आलोक ने अपने पिता की पदवी का उपयोग करके लगभग एक कन्या का जीवन नष्ट कर दिया था और अब वह एक प्रतिभाशाली नवागंतुक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस क्षण आलोक नामक युवक, जो अपने पिता के औषधि गुरु होने का दम्भ भर रहा था, ये सोच रहा था कि आर्यन का उपयोग कैसे किया जाए। अगली प्रातः आर्यन अंततः आयाम से बाहर आया। उसने बाहरी दुनिया के लगभग 8 घंटे मीनार के भीतर बिताए थे, जिसका अर्थ है कि उसने मीनार के अंदर केवल ज्ञान पचाने में 3 दिन से अधिक का समय व्यतीत किया था। जब वह बैठक कक्ष में बाहर आया तो उसे हल्का सिरदर्द हो रहा था। तभी कोई उसके घर आया और वह कोई और नहीं बल्कि अकादमी के प्रधानाचार्य थे। माननीय प्रधानाचार्य, क्या आप निजता के विषय में नहीं जानते? द्वार पर ताला नहीं था। प्रधानाचार्य ने भावहीनता से उत्तर दिया और एक कुर्सी पर बैठकर स्वयं को सहज कर लिया। जो भी हो, आप आज प्रातः इतनी जल्दी यहाँ क्या चाहते हैं? आर्यन ने सीधे पूछा। क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? क्या तुम अकादमी के प्रधानाचार्य के प्रति और अधिक सम्मानजनक नहीं हो सकते? प्रधानाचार्य आर्यन के व्यवहार से अप्रसन्न थे। आर्यन ने एक भौं उठाए और उदासीन स्वर में कहा, मैं यहाँ अध्ययन करने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ केवल एक व्यावसायिक समझौते के हिस्से के रूप में हूँ। मेरा भुगतान कहाँ है? हम आपके भुगतान करने के उपरांत बात कर सकते हैं। प्रधानाचार्य की भौहें फड़कने लगीं। मैं तुम्हें बाद में भुगतान कर दूंगा। प्रथम, मैं तुमसे किसी विषय में बात करना चाहता हूँ। 2 सप्ताहों में हम काउंट के शहर जा रहे हैं जो बास चट्टान शहर है। ठीक है, और क्या? मैं तुम्हारे साथ एक व्यावसायिक समझौता करना चाहता हूँ। ओह, आप क्या चाहते हैं? जैसे ही उसने व्यापार शब्द सुना, आर्यन सतर्क हो गया। मुझे तुम्हारे द्वारा निर्मित एक द्वितीय श्रेणी का भाला चाहिए। मैं बहुमूल्य हूँ। कितना? मुझे अग्नि इस्पात से बना एक भाला चाहिए। मैं सामग्री प्रदान करूंगा। 10,000 आध्यात्मिक पत्थर। प्रधानाचार्य तुरंत क्रोधित हो गए। यह मेरी कीमत है। यदि आप नहीं चाहते तो आपको सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सहमत होने वाला मूर्ख होऊंगा। वह फिर खड़े हुए और द्वार की ओर मुड़े। ठीक बाहर निकलने से पहले वह पीछे मुड़े और कहा, 2 सप्ताहों में दल बास चट्टान शहर की ओर प्रस्थान करेगा। रुकिए, आर्यन ने उसे पीछे से पुकारा। प्रधानाचार्य के मुख पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी जब वह मुड़े। आपने मुझे अभी तक भुगतान नहीं किया है, आर्यन ने अपना हाथ फैलाते हुए और मान करते हुए कहा। प्रधानाचार्य ने अपने दांत पीसे और एक विशेष अंगूठी निकाली और उसे आर्यन की ओर फेंक दिया। फिर वह मुड़े और चले गए। एक दिन पूर्व आर्यन दिव्य आयाम में प्रविष्ट हुआ और अब पुस्तकालय में था। वह विभिन्न खंडों से गुजरा और अंत में एक खंड के समक्ष रुका, जिसका नाम था प्रकाश तत्व का उपयोग। उसने अंत में एक दिव्य इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका नाम था प्रकाश तत्व उपचार में कैसे कार्य करता है। वास्तव में आर्यन तुरंत एक चिकित्सक नहीं बनना चाहता था, किंतु अब उसने अपना मन बदल लिया था। आर्यन ने उपचार प्रक्रियाओं और मंत्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उपचार मंत्र शरीर में पहले से उपस्थित कोशिकाओं की जीवन शक्ति को उत्तेजित करके समसूत्री विभाजन को प्रेरित करते थे। प्रकाश तात्विक ऊर्जा जीवन शक्ति से परिपूर्ण होती है, जो कोशिकाओं को निष्क्रिय अवस्था से निकालकर उपचार की गति को बढ़ाएगी। 15 दिन मीनार के भीतर बीत गए और केवल 1.5 दिन बाहर। आर्यन अंततः एक संतुष्ट भाव के साथ मीनार से बाहर आया और शांति से अपने बिस्तर पर सो गया। वर्तमान दिवस। अगली सुबह आर्यन बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। 3 दिन बीत चुके थे और नीलामी के लिए केवल 2 दिन शेष थे। जब आर्यन तेंदुओं के साथ भोजन करते हुए ये सोच रहा था कि इस बार और धन कैसे कमाया जाए, उसने अनपेक्षित अतिथियों का एक और समूह देखा। उसने 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों को खिड़की से अपनी हवेली की ओर आते देखा। वे कारीगर मीनार के प्रमुख और क्रिम्सन फ्लेम परिवार के प्रमुख थे। जैसे ही उसने एक आसन ग्रहण किया, क्रिम्सन फ्लेम परिवार के प्रमुख ने कहा, श्रीमान सैम, मैं जानता हूं कि आपके और हमारे परिवार के मध्य मतभेद हैं। यह मेरी त्रुटि थी कि मैंने अपने लोभ के कारण आपके पीछे लोग भेजे और यह करण की त्रुटि थी कि उसने परीक्षा में आपकी जान लेने का प्रयास किया। मैं जानता हूं कि हमें क्षमा करना सरल नहीं है, किंतु मैं फिर भी आशा करता हूं कि आप इस बार उदारता दिखाएंगे।
यदि आप किसी को दंडित करना चाहते हैं तो आप मुझे दंडित कर सकते हैं। कृपया मेरे परिवार के लिए कोई मार्ग छोड़ दें। उसने बिना घुमा फिराकर बात किए सीधे क्षमा मांगी। आर्यन ने केवल एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, श्रीमान, क्या आप कोई भूल कर रहे हैं? एक निम्न स्तर का तुच्छ साधक आपकी क्षमा कैसे स्वीकार कर सकता है? यद्यपि उसके शब्द विनम्र थे, वे उपहास से भरे थे। यदि आप वास्तव में अपनी ईमानदारी दिखाना चाहते हैं तो मेरा एक अनुरोध है। मैं सदाबहार परिवार में अगली मासिक नीलामी में कुछ वस्तुएं नीलाम करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि परिवार के प्रमुख मुझे संरक्षण देंगे, आर्यन ने कुछ विचार करने के उपरांत कहा। क्रिम्सन फ्लेम परिवार का मुखिया ये समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि मामला धन से सुलझ सकता है। वह खड़ा हुआ और जाने से पहले आर्यन को धन्यवाद दिया। आर्यन ने फिर कारीगर मीनार के प्रमुख की ओर देखा। बात समाप्त करें, आर्यन ने शांति से कहा। जी, काउंट के शहर की कारीगर मीनार से एक सूचना है। सामान्यतः जब कोई प्रतिभाशाली कारीगर होता है तो निकटतम वरिष्ठ कारीगर मीनार उसे अपनी प्रशंसा देने और बेहतर वातावरण में जाने का प्रस्ताव देने के लिए एक भेंट करती है। तो मैं यहाँ आपके कार्यक्रम की पुष्टि करने के लिए हूँ, मीनार प्रमुख ने अपना उद्देश्य समझाया। आर्यन ने एक क्षण के लिए विचार किया और कहा, मैं कुछ ही दिनों में काउंट के शहर जा रहा हूँ। मैं स्वयं मीनार का दौरा करूंगा। उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अब प्रस्थान करता हूँ। उसने विदाई दी और जैसे ही वह अपनी चाल चलने वाला था, आर्यन ने उसे रोक दिया। रुकिए, श्रीमान सैम, क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकूं? उसने थोड़ी उम्मीद से पूछा। क्या आप औषधि मीनार के प्रमुख और उसके पुत्र आलोक को जानते हैं? आर्यन ने एक सामान्य स्वर में पूछा। आलोक का उल्लेख करने पर मीनार प्रमुख तुरंत समझ गया। श्रीमान सैम, क्या उस दुष्ट आलोक ने आपके साथ कोई समस्या उत्पन्न की है? मुझे आपके लिए उसके साथ एक भेंट का प्रबंध करना होगा। ये और भी उत्तम होगा यदि यह मीनार में ही एक औचक भेंट हो, आर्यन ने प्रश्न से बचते हुए कहा। मीनार प्रमुख ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हें कल विवरण भेज दूंगा, उसने कहा और अपनी विदाई दी। आर्यन ने फिर उसे विदा किया और 2 दिन पहले खरीदे गए सामग्रियों का गट्ठर निकाला और खुद से कहा, अब नीलामी के लिए तैयारी करने का समय आ गया है। आर्यन अब मीनार की दूसरी मंजिल के अंदर था। चूंकि इसका उपयोग साधना के अलावा किसी भी चीज के लिए किया जा सकता था, वह अब इसका उपयोग अपना माल बनाने के लिए कर रहा था। इस समय वह एक शिलालेख वृत्त बना रहा था और यह वृत्त कोई सामान्य प्रथम श्रेणी का शिलालेख नहीं था, बल्कि यह प्रथम श्रेणी के शिलालेख संरचना वृत्त के लिए था। वृत्त के केंद्र में आर्यन ने एक लाल रंग का वस्त्र रखा था जिस पर एक जलती हुई डिजाइन थी। ये पुरुषों के लिए वस्त्र था जिसे उसने बनाया था। उसने दिव्य आत्मा रेशम कीट का उपयोग किया था जो अग्नितात्विक ऊर्जा के साथ विकसित हुआ था और उस रेशम का उपयोग करके यह वस्त्र बनाया था। संरचना पूरी होने के बाद आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में हेरफेर किया और उसे जटिल शिलालेख वृत्त में डालना शुरू कर दिया। पूरा वृत्त जगमगा उठा और केंद्र की ओर जुड़ने लगा। जल्द ही शिलालेख पूरी तरह से बन गया और वस्त्र के अंदर दिखाई देने लगा। इस समय तक आर्यन पहले ही फर्श पर गिर चुका था और भारी सांस ले रहा था। अपनी सांस पकड़ने के बाद वह खड़ा हुआ और वस्त्र की ओर बढ़ा और फिर उसे पहन लिया। उसने फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली और उसके केंद्र में एक पारदर्शी गोलार्ध दिखाई दिया और जल्द ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर इकट्ठा होने लगी। यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाली संरचना थी। आर्यन ने इस संरचना को सीधे वस्त्र पर अंकित कर दिया था। उसने आयाम से बाहर आकर अपने बैठक कक्ष में एक आसन ग्रहण किया और आह भरते हुए एक बड़ा घूंट पानी पिया। वह सच में थक गया था। आज नीलामी का दिन था। पिछले कुछ दिनों से आर्यन लगातार कपड़े और शिलालेख बनाता रहा था। यह नीलामी की सामग्री थी जिसे वह बिक्री पर रखने जा रहा था। उसने कपड़ों पर जो 3 दिन बिताए थे, जो मीनार के अंदर 30 दिन थे, उसने हर दिन एक ही पोशाक बनाई थी जिसमें से 28 को नीलाम किया जाना था। बाकी 2, खैर, वह अपने शब्दों का पक्का आदमी था। आर्यन हवेली से बाहर आया और नदी को देखा। उसे अचानक तैरने की इच्छा हुई, तो उसने अपनी बनियान उतारी और सीधे नदी में कूद गया और तैरने लगा। 1 घंटे तैरने के बाद उसे अंत में संतुष्टि महसूस हुई और वह बाहर आया। दोपहर हो चुकी थी। उसने चमकीले सूरज को देखा और मुस्कुराया। ये दृश्य एक पेंटिंग से निकला हुआ लग रहा था। लगभग समय हो गया है, उसने शहर की ओर चलते हुए बुदबुदाया। इस बीच कारीगर मीनार में मीनार प्रमुख रिसेप्शन पर ऐसे टहल रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। केली एक तरफ खड़ी अपने पिता को देख रही थी। जल्द ही उत्कृष्ट वस्त्रों और प्रतिष्ठित आभा वाले 2 अधेड़ उम्र के आदमी आए। उन दोनों के पास 2 नंबर वाले बैज थे। वे दोनों शिलालेख मीनार और संरचना मीनार के प्रमुख थे। अरे हर्षवर्धन, तुम्हें क्या हुआ? तुम कुत्ते की तरह टहल रहे हो, शिलालेख मीनार के प्रमुख ने हंसते हुए कहा। फिरोज, फैजल, तुम लोग आ गए। अब अगर वह छोटे नवाब पहुंच जाएं, तो हम जा सकते हैं, हर्षवर्धन, जो कारीगर मीनार का प्रमुख था, ने जवाब दिया।
तुमने हमें अचानक आने के लिए क्यों कहा? फैजल ने पूछा। अल्फ्रेड का बेटा आलोक लगता है आर्यन से नाराज हो गया है। तो उसने मुझसे अल्फ्रेड से बात करने के लिए एक औचक भेंट की व्यवस्था करने के लिए कहा। ऐसा नहीं है कि तुम आर्यन के गुस्से को नहीं जानते। सिर्फ इसलिए कि उसे हरामजादा कहा गया था, उसने क्रिम्सन फ्लेम परिवार के बच्चे का एक कलाकृति बना दिया। यह अल्फ्रेड हमारे सामने काफी अभिमानी है, अब उसके अपने अभिमानी बेटे को इस राक्षस को भड़काना पड़ा। यह मेरे लिए ठीक है। चलो देखते हैं कि वह अभिमानी बदमाश आर्यन जैसे एक प्रतिभाशाली के सामने अपना अहंकार कैसे दिखाता है, फैजल ने कहा। जल्द ही आर्यन कारीगर मीनार प्रमुख के पास आया और 3 अधेड़ उम्र के आदमियों को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। वह हर्षवर्धन की ओर बढ़ा और बोला, नमस्ते, क्या व्यवस्था हो गई है? उसने सीधे नमस्कार किया और स्थिति के बारे में पूछा। उसने पूरी तरह से अन्य 2 अधेड़ उम्र के आदमियों को नजरअंदाज कर दिया। श्रीमान सैम, ये है संरचना मीनार प्रमुख फिरोज और शिलालेख मीनार प्रमुख फैजल, उसने परिचय कराया। आर्यन ने उन्हें देखा और कहा, नमस्ते, मैं सैम हूँ। उसका जवाब छोटा और मुद्दे पर था। श्रीमान सैम, वे दोनों हमारे साथ औषधि मीनार चलेंगे। इस समय अल्फ्रेड अपने प्रशिक्षु को सिखा रहा होगा या भूतल की निगरानी कर रहा होगा। तो अगर आप उसे 100 पॉइंट्स करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होगा, हर्षवर्धन ने कहा। कोई समस्या नहीं, आर्यन ने जवाब दिया और अन्य 3 मीनार प्रमुखों के साथ चल पड़ा और केली भी दबे पांव उनके पीछे हो ली। कुछ मिनटों के बाद 5 का समूह औषधि मीनार पहुंचा। अब आर्यन अपने सभी बैच खुले में पहने हुए था। जब लोगों ने 3 बड़े लोगों को आर्यन और सभी बैच के साथ देखा तो उन्होंने तुरंत उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया। इससे मीनार में एक हंगामा मच गया। जब अल्फ्रेड, जो भूतल पर सभी प्रशिक्षुओं की प्रशंसा का आनंद ले रहा था, ने हंगामा सुना तो वह बाहर आने ही वाला था, लेकिन समूह पहले ही कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। जब उसने आर्यन के साथ अन्य 3 मीनार प्रमुखों को देखा तो उसने भौहें सिकोड़ी। हर्षवर्धन, ये हंगामा क्या है? अल्फ्रेड ने एक स्पष्ट रूप से नाखुश लहजे में पूछा। उसने आर्यन को बिल्कुल भी संबोधित नहीं किया। आर्यन ने बस अभिमानी और घमंडी अल्फ्रेड को आंका। वह कमरे की ओर बढ़ा और चारों ओर देखा। कमरे में 3 बड़ी हरी छिपकलियां थीं। आर्यन ने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया। वे हरी पपड़ी वाली छिपकलियां थीं। प्रत्येक छिपकली एक मेज पर रखी थी और विभिन्न शिलालेखों और कलाकृतियों से पूरी तरह से बंधी हुई थी। उन सभी के पैर कटे हुए थे। घाव से खून टपक रहा था। आर्यन ने दृश्य को देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। प्रत्येक मेज के पास 3 लोग खड़े थे। वे हीलर थे जो उपचार का पाठ अभ्यास कर रहे थे। जब आर्यन बंधी हुई छिपकलियों की ओर बढ़ा तो उसने उन्हें देखते हुए अवलोकन किया। भले ही वह क्रूर था, उसे लगा कि बिना किसी विशेष दुश्मनी के जानवरों को प्रताड़ित करना अभी भी उसके नीचे था। मिस्टर अल्फ्रेड, मैं सैम हूँ। मैं आज आपके बेटे आलोक के बारे में बात करने के लिए यहाँ हूँ, आर्यन ने उसे बिल्कुल भी देखे बिना कहा। जैसे ही अल्फ्रेड ने अपने बेटे के बारे में सुना, उसका भाव बदल गया और उसने एक हीले के कान में कुछ फुसफुसाया और आर्यन की ओर बढ़ा। तुम्हें क्या कहना है? उसने भौहें सिकोड़कर पूछा। खैर, आपका बेटा आलोक कुछ दिन पहले मेरी हवेली में बिन बुलाए आया था और फिर इस बात पर बड़बड़ाया कि वह चाहता है कि मैं उसके लिए स्कूल में सुरक्षा शुल्क के रूप में यह और वह करूं। तो मैं उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ हूँ। श्रीमान सैम, लगता है आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। आपकी हैसियत के साथ दूसरों को बदनाम करना आपके नीचे है। अल्फ्रेड ने स्वीकार नहीं किया। पिताजी, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? अचानक आलोक अंदर आया और जब उसने आर्यन को देखा तो उसका चेहरा चमक उठा और कहा, क्या तुम मेरे ऑर्डर के साथ तैयार हो? उसने ये कहते हुए अपने पिता के भाव को भी नहीं देखा। वह आर्यन को देखकर वास्तव में उत्साहित था, लेकिन वह निराश होने के लिए बाध्य था। आर्यन ने अल्फ्रेड को उपहास और तिरस्कार के संकेत से देखा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? माल निकालो। आलोक ने स्थिति को नहीं देखा और बस फिर से मांग की। अल्फ्रेड को अचानक अपने बेटे को इतनी जोर से मारने का मन हुआ कि वह 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहे। अचानक आर्यन को अपनी बंदूक की याद आ गई। वह सच में इस आलोक की छाती में पॉइंट ब्लैंक रेंज पर एक पूरी मैगजीन उतारना चाहता था। वह खड़ा हुआ और बंधी हुई छिपकलियों में से एक की ओर बढ़ा और फिर अपना हाथ एक बंधन श्रृंखला पर रख दिया। उसने अल्फ्रेड की ओर देखा और बोला, मिस्टर अल्फ्रेड, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कहना है। क्योंकि आपको ये भविष्य में उपयोगी लग सकता है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने छुई हुई जंजीर अचानक पाउडर में बदल गई और वह छिपकली पर एक और श्रृंखला की ओर बढ़ा। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो गर्व और अहंकार का समर्थन करता है, क्योंकि मैं खुद काफी गर्वित और अभिमानी हूँ। आपके बेटे आलोक ने एक नौसिखिया के रूप में अपनी हैसियत का उपयोग करके मुझसे कुछ ऐंठना चाहा। जैसे ही उसने ये कहा, छिपकली पर सभी बंधन पाउडर की स्थिति में थे। आपके बेटे ने मुझे एक गोली मास्टर के रूप में आपकी स्थिति का उपयोग करके भी धमकी दी। वास्तव में औषधि मीनार के लोगों की समाज में उच्च हैसियत होती है।
लेकिन मैं जानता हूं कि औषधि मीनार के लोगों के बीच भी हैसियत में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, एक हीलर एक गोली मास्टर से उच्च रैंक का होता है ना? आर्यन ने छिपकली के कटे हुए पैर के घाव पर अपना हाथ रखते हुए कहा। उसने अल्फ्रेड को देखा और कहा, एक सलाह मिस्टर अल्फ्रेड, आपकी हैसियत के लिए आपके बेटे का अहंकार सिर्फ उपचार मंत्र की तरह होगा। वह खुद को कुछ लोगों से बचा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वे इस तरह के कुछ घावों को ठीक कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोला, हाथ से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और तेजी से नया पैर बढ़ने लगा और कुछ चकित कर देने वाले सेकंड में एक नया पैर था। आर्यन ने फिर छिपकली का सिर थपथपाया और फिर कटे हुए पैर को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अगर वह आपकी हैसियत से अहंकार में बहुत ज्यादा डूब गया है तो ये हो सकता है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अचानक उसके हाथों में मौजूद पैर मांस के कीमे में बदल गया। यहाँ तक कि हड्डियां भी नहीं बचीं। सभी दर्शक एक कदम पीछे हट गए और भयभीत महसूस करने लगे। मैं आज ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपकी हैसियत से डरता हूँ या कुछ और। मैं आपके बेटे से कई तरीकों से निपट सकता था, लेकिन तब आप असीमित पाखंड के साथ अपने बदले की खोज में हस्तक्षेप करेंगे, जिससे मुझे अपनी जान से ज्यादा नफरत है। इसीलिए मैं आपको सीधे सूचित कर रहा हूँ, अगर आपका बेटा फिर से मेरे पास आता है तो याद रखना कि मेरी साधना हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, उसने कहा और 3 बड़े लोगों और केली के साथ प्रवेश द्वार की ओर चला गया। 3 बड़े लोगों ने आज एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वे बस शो देखना चाहते थे और हर्षवर्धन को आर्यन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में थोड़ी मदद करने की कोशिश करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अल्फ्रेड की वर्तमान अभिव्यक्ति को